हो गया ना सर? रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैसेज किया आप लोगों के पास? हेलो। यस सर। ओके सर। अच्छा सर देखो, तो बेसिकली आज का क्लास बेसिकली क्या है सर? सर ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेटिव इकोनॉमी का एरिया है, ठीक है। मतलब इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, ठीक है, मतलब सीए के केस में बताया जाता है कि कॉमर्शियल नॉलेज, सीएस के केस में बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसमें हम लोग सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, या इंडियन बिजनेस सिनारियो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट में सोचो कि ये क्लासेस है जिसमें आपके साथ मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का कुछ स्पेशल टॉपिक में बात करूंगा, और स्पेशल रेफरेंस के तौर पे आज इंडियन इकोनॉमी, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वाइज इंडिया में कौन सा स्टेट अच्छे लेवल में काम कर रहा है, या फिर जीडीपी वाइज पूरा भारत में कौन सा स्टेट किस किस लेवल पे है, जो आप लोगों का जनरल नॉलेज की तरफ से भी इम्प्रूवमेंट लाएगा। इकोनॉमी का जो मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है, ठीक है, स्पेशली इन सीएस के एग्जाम में जैसे जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी, इवन इन स्कूल लेवल ऑल्सो ये पूछा जाता है सर, ठीक है। तो ये इंडियन इकोनॉमी, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी, या ओवरऑल आप ऐसे सोचो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको मैं कोशिश आज ये करूंगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैसे इतना आगे का जो भी टॉपिक हम लोग इस एनवायरनमेंट के ऊपर बात किए हैं, इससे आप लोगों को इतना तो क्लैरिटी हो गया कि किसी भी कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट रेडी रखना, मतलब ठीक रखना, ठीक है, उसको डेवलप करना कितना जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट सही है, ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड में अपने आप को बना सकते हो। जैसे एक सिंपल बात करते हैं ना, अगर आपके घर में अच्छा पढ़ाई का माहौल है, ठीक है, मतलब घर में केओस ज़्यादा नहीं है, बाकी सभी लोग एडुकेशन रिलेटेड बातें करते हैं, नॉलेज रिलेटेड बातें करते हैं, हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, ना कि फालतू में केओस क्रिएट करता है, झगड़ा झाटी करता है। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हमारे देश में हैं सर, कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं बनता, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो नहीं बनता, या फिर घर में लोग नॉलेज ओरिएंटेड बातें नहीं करता। तो या फिर ऐसे बातें हैं कि मतलब या तो रोज पार्टी का बात चल रहा है, आज यहाँ पार्टी कल वहाँ पार्टी। तो ये डिपेंड करता है सर कि अगर घर में पढ़ाई का माहौल होता है ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप को नॉलेजेबल बना लेते हैं। क्या मैंने गलत बोला सर? हाँ, क्या लगता है आप लोगों को कि किसी भी चीज में एक एनवायरनमेंट देना भी एक जरूरी चीजें होते हैं, है ना? जैसे मानो कि आपको अच्छा सिंगिंग करना है, ठीक है, तो अच्छा सिंगिंग करने के लिए आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट चाहिए ना, जहाँ सिंगर्स का मतलब नॉलेज मिले, जहाँ पर सिंगिंग करने में लोगों को अच्छा लगता हो, ठीक है। अगर कोई डांसर बनना चाहता है तो डांस ऐसे हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि डांसिंग करने को बहुत सारे लोग नॉर्मल लेवल में, लोकल लेवल में, अरे क्या फालतू में डांस वगैरह में क्यों जिंदगी खराब कर रहा है, इतना अच्छा बात है नहीं। तो लेकिन मानो कि अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो यू नीड ए एनवायरनमेंट जहाँ पर डांसिंग का बातें हो, जहाँ पर डांस के बारे में अलग अलग चर्चा होता है कि भाई ये डांस अच्छा है, ये डांस का स्टेप्स अच्छा रहेगा, इसमें कोरियोग्राफी करने से अच्छा रहेगा। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, या फिर डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जो करना चाहे इंसान जिंदगी में, एनवायरनमेंट जरूरी है। यस और नो? क्या लगता है आप लोगों को? बताओ ना सर। आप लोग थोड़ा सा यस सर। पार्टिसिपेट करने से ना यस सर। मेरे को लगता है कि हाँ, मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर बात क्या है? बात ऐसा है कि ये जो एनवायरनमेंट है ये किसी भी फील्ड में, जैसे बिजनेस करने के लिए भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना? ऐसे बिजनेस बहुत सारा हो सकता है। जैसे अगर मैं अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको बताऊं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर सर नॉर्मली तीन तरह का सेक्टर्स होता है नॉर्मली। या तो बंदा एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर रहा है, या फिर बंदा इंडस्ट्रियल रिलेटेड काम कर रहा है, या फिर बंदा सर्विस ओरिएंटेड काम कर रहा है। तो इसका भी ना नाम है इकोनॉमी में, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है, कि जिसमें एक होता है प्राइमरी सेक्टर्स, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, एक होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, दैट मींस इंडस्ट्री, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडस्ट्री, एंड एक होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी मतलब सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जैसे कि आईटी सेक्टर्स वगैरह, ठीक है, जहां पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, बीपीओ केपीओ सेक्टर्स, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके पास बिजनेस का आउटसोर्स करने का क्षमता है, इसीलिए इंडिया हमारे देश में ये जो आईटी कंपनीज है ना, आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, ठीक है, इन्फोसिस जैसे कंपनी फॉरेन कंपनीज को
फॉरेन कंट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस एरिया भी आजकल जैसे एक अपने कोलकाता में एक है ना सर सेक्टर 5, दिल्ली में है, ठीक है, नोएडा वगैरह में, चंडीगढ़ में है, बैंगलोर हैदराबाद में तो है ही सर। तो ये सेक्टर 5 मतलब जो सेक्टर्स जो बेसिकली आईटी रिलेटेड मैटर में काम करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड मैटर में काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है आज के डेट में भारत में। या फिर रेलवे का सर्विस देख लो, एयरवेज का सर्विस देख लो, जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो 3 तरह का इकोनॉमी का पिलर बना के रखा है कि भाई या तो एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को जितना सही बनाओगे, एग्रीकल्चर में जो लोग हैं उनको फायदा होगा, उनका इकोनॉमी डेवलप करेगा, उनका लाइफ और डेवलप करेगा। और अगर जो एग्रीकल्चर करते हैं मतलब बेसिकली हमारे देश का जो फार्मर्स है, जो किसान है, ठीक है, वो डेवलप करे तो हमारे लिए भी अच्छा है ना सर। वो अगर खेती करने में ज़्यादा उनको जोश आता है, ठीक है, वो खेती करेगा, उसका बच्चा खेती करेगा, उसका बच्चा खेती करेगा, तो क्या है ना, वो इनोवेशन लाएगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो ऑटोमेटिकली देश में जो जरूरी चीज़ें होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, ऐसे बिना एग्रीकल्चर का हम जी सकते हैं क्या? हाँ सर, क्या बिना एग्रीकल्चर का नो जी सर। सकते हैं? हाँ, नो मानो सर। कि इंडस्ट्री से पेट्रोल निकाल रहे हैं, इंडस्ट्री से पत्थर निकाल रहे हैं, इंडस्ट्री से आयरन ओर निकल रहा है, कि वो सब खा के जिंदा रह सकता है इंसान? नहीं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर नो तो सर। प्राइमरी नीड्स है ना, प्राइमरी नीड्स है, वी ऑल नीड। एग्रीकल्चर से हमारा पेट भरता है, नॉट जस्ट हमारा, पूरा दुनिया भर का पेट भरता है। तो ऐसे एग्रीकल्चर करने से बढ़िया होता है कि खुद खा के भी लोगों को बेचने के लायक हो जाए, है ना, एक्सपोर्ट कर दे, ये मजा आ जाता है सर। ऐसे है हमारे देश एग्रीकल्चर में बढ़िया है, बट सर इसको मतलब बढ़िया है, बट इसको ना सुपर डुपर करना है। अगर हम लोग कर पाए ना तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा सर इंडियन एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट के लिए। तो यही सब चर्चा मैं करूंगा, बट विद रेफरेंस टू बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में भी बात करेंगे, इसमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, पंजाब का भी बात करेंगे, और साथ में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है इकोनॉमी के साथ, ये भी चर्चा करेंगे सर। यही आज का क्लास का मेन पर्पस है, ठीक है। इसमें जनरल नॉलेज इंप्रूव होता है, इकोनॉमी नॉलेज इंप्रूव होता है, साथ में बिजनेस का नॉलेज इंप्रूव होता है, मतलब एक साथ तीन। चाहे आप चार्टर्ड स्टूडेंट हो जिनको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के नाम पे पढ़ाया जाता है, सीए स्टूडेंट्स को बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है। पढ़ाया किसी भी सब्जेक्ट के नाम पे जाए, पर्पस तो सर एक ही है कि हमें बिजनेस को समझना है, इकोनॉमी को समझना है, ठीक है। इट्स नॉट अ वो वाला इकोनॉमिक्स नहीं सर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में होता है, ठीक है। वैसा इकोनॉमिक्स हो तो इकोनॉमिक्स का हार्डकोर कॉन्सेप्ट है। ये है सर एप्लीकेटिव एरिया, कि बिजनेस के ऊपर बेस करके इकोनॉमी में क्या इफेक्ट दिख रहा है, इसको एप्लीकेटिव इकोनॉमी या फिर आप मैक्रो इकोनॉमी भी बोल सकते हो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी सर इन सिंपल इंडियन इकोनॉमी, या फिर ऐसे बोलो कि स्टेट्स इकोनॉमी, ठीक है। तो चलो सर, बहुत सारा बातें करना है सर आपसे, बहुत सारा, मतलब पिटारा है बोलने के लिए, आई डोंट नो कितना सारा बात कर पाएंगे। बस आप लोगों को समझना जरूरी है, कंट्रीब्यूट करना जरूरी है सर। ओके। ऐसे ये इंडिया तो दिखाई दे रहा है आप सबको, ठीक है। यस सर। पूरा दुनिया में ये है हमारा भारत। अब इस भारत का इकोनॉमी को देखना है, लेकिन इसका इकोनॉमी को देखने के लिए इसका बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को तभी समझ पाएंगे जब इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में चर्चा करे आ रहे हैं सर। तो आज भी चर्चा जारी रहेगा। आज मैं मेनली आप लोगों के साथ क्या चर्चा करने वाला हूँ, मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप लोगों को याद है लास्ट वीक का क्लास, तो मुझे तो याद है, जिसमें ये लास्ट वीक के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये टॉपिक में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को याद है कि जैसे ये एक तो हम लोगों ने सर पेस्टल एनालिसिस के बारे में चर्चा किया था, याद है ना? आई थिंक ये लास्ट वीक नहीं, उससे पहले वाला वीक में हुआ था, है ना? पॉलिटिकल, यस इकोनॉमिकल, सर। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, हाँ, ये पेस्टल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस था, ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट वीक सर हम लोगों ने बातें किए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट वीक हम लोगों ने बातें किया था सर, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एकदम स्टार्टिंग बातें, लाइक इम्पॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है, आज करेंगे सर। आज ये एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने के लिए देयर आर टू अनदर पिलर, जिसको हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये चर्चा मैंने कर चुका, ठीक है। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक का चर्चा भी मैंने कर चुका। तो ये सब बातें करना है, और लास्ट में जाके स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चर्चा तो बहुत कुछ है,
जैसे लास्ट वीक मैंने आपसे बात किया था, लास्ट वीक का डिस्कशन ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे ये कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक भी होता है, ठीक है, मल्टीफैसेटेड भी होता है, फार रीचिंग इम्पैक्ट भी डालते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस में डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स, गिविंग डायरेक्शन ऑफ फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, ये सब डिस्कशन था सर। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, है ना, ये सब डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। तो आज मैं एक काम करता हूँ सर, इसी मैटर को थोड़ा सा सामने लेके चलता हूँ, ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, ठीक है। इसके अंदर ऐसे तो यहाँ पर किताब के अंदर अगर आप देखो तो इसमें केस स्टडीज है, जैसे कि कैडबरी का एक केस लॉ है। कैडबरी का केस लॉ बड़ा सिंपल केस लॉ है कि कैडबरी में एक बार ऐसा हुआ था, आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो। कैडबरी में ना सर ये निकला था कीड़ा मकोड़ा, आप लोगों को पता है कैडबरी में, यस सर। है ना, कीड़ा मकोड़ा निकला था, ठीक है, ओम्स, ठीक है। कंपनीज रिसीव्ड अक्रॉस इंडिया, मतलब बहुत सारे कंपनीज, मतलब ये मतलब जानबूझ के हुआ था कि कोई कंपनी के साथ मतलब बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचा था, डोंट नो सा, बट ऐसा देखा गया था। दुनिया भर से कंप्लेन आ रहा था कि कैडबरी में ओम्स है, मतलब पोका मको कीड़ा मकोड़ा है सर, बंगाली में हम लोग बोलते हैं पोका, ठीक है। तो ओम्स हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जो भी हो, कंपनीज के पास ये होने के बाद ही, ठीक है, कंपनी का क्या होगा सर, किसी भी बिजनेस के साथ अगर ऐसा होता है, चाहे वो कैडबरी क्यों ना हो, ठीक है, क्या होगा, उसका बिजनेस अच्छा होगा कि बुरा होगा? हाँ सर, सर बुरा होगा। ऑब्वियसली बुरा होगा, कैडबरी का सेल गिर जाएगा। ऐसा फ्यू इयर्स बैक मैगी के साथ हुआ था, याद है आप लोगों को? हाँ, 2014-15 के आसपास की बात है सर, आप लोग छोटे थे, बट अगर पता हो, मैगी में सर एक एक चीज़ यूज़ होता है, उसको बोलते हैं लेड, ठीक है, ठीक है, सीसा भी बोल सकते हो आप इसको बंगाली में या हिंदी में। तो लेड यूज़ होता है एक तरह का। सर मेरा साउंड आ रहा है आप लोगों के साथ? ऐसा लगा कि कनेक्शन नहीं है, प्लीज़ यस बताओ ना। सर। ओके। तो मैगी में लेड आया था, और लेड बेसिकली टेस्ट एनहांस के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट एनहांस के तौर पे दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये ज़रूरत से ज़्यादा लेड यूज़ करता है, जो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मैगी पे भी बैन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, फिर मैगी ने अपने आप को सुधारा, फाइट बैक किया, और फिर वो कंपनी फाइट बैक करके वापस आता है। तो ये सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है सर, ठीक है। तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट को किस तरह से ठीक करेगा, सेल्स ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रूव कर, उसको प्रूव करना पड़ता है, भाई प्रूव करके बताओ कि आपका बिजनेस सही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, जैसे कैडबरी ने भी फाइट बैक किया, इन हाउस क्वालिटी में ध्यान दिया, ठीक है, मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट में ध्यान दिया, पैकेजिंग को और थोड़ा सा इम्प्रूव किया, ताकि बाहर का किसी भी एनवायरनमेंट के कारण, मतलब किसी भी तरह का, मतलब ऐसे देखो कीड़ा मकोड़ा जैसे घर में कोई खाना रखने से भी हो जाता है, तो उसमें इन्होंने पैकेजिंग को बहुत जबरदस्त करने का कोशिश किया। स्पेशल विजी कलर अलॉन्ग विद वोल्टर्स टू कीप चॉकलेट्स गुड हाइजीनिक कंडीशंस। और एक चीज भी दिया सर, पॉइंट ऑफ परचेज में वो एक तरह का फ्रिज जैसा एक ये भी देता है, आप देखे होंगे, हर एक वो पान दुकान वगैरह में भी दिखता है, कैडबरी रखने के लिए एक कंटेनर टाइप का भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ताकि कैडबरी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि वो इंटर मतलब जो एनवायरनमेंट है हमारा, नॉर्मल जो प्रकृति है, वो उसके थ्रू से उसमें किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा ना लगे। तो कि इस तरह से कैडबरी अपने बिजनेस को फिर से मार्केट में जान लाया था। तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम, मतलब अगर नॉलेज रहने से कंपनी को भी फाइट बैक करना पड़ता है। तो ये एक केस था कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, ठीक है, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। ठीक है, ये यहाँ पर एक कोको कोला का केस है, अगर आप किताब में पढ़े होंगे, ठीक है, नोट्स तो आप लोगों के पास है ये वाला, ठीक है। ये कोको कोला का केस क्या है, ये बेसिकली फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। जैसे कैडबरी का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आया ना सर? हाँ, कि कैडबरी में क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैडबरी उसको किस तरह से फाइट बैक किया, अरे समझ में यस आया कि सर। नहीं आया, है ना? यस सर। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने फटाफट बोल के निकल गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपका एग्जिस्टिंग बड़ा बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आप प्रॉब्लम को कैसे सुधारोगे, ठीक है। ऐसे कैडबरी बहुत बड़ा ब्रांड है ना सर, कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं, बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानता है ना, कुछ मीठा हो जाए, हाँ, डेयरी मिल्क कैडबरी का है। तो क्या क्या कैडबरी क्या लेसन देता है कैडबरी का, ये बिजनेस के साथ, एनवायरनमेंट के साथ फाइट, रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लेन, अगर कोई कंप्लेन करता है तो रेस्पेक्ट करो, टेकिंग नोट दैट फैक्ट ऑफ चॉकलेट्स हैड ओम्स, ठीक है, ये मान लो कि भाई चॉकलेट में कीड़ा निकला है, और ये सोचो कि आगे से ऐसा कभी ना हो, इसीलिए
चॉकलेट ने मतलब कैडबरी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में पैकेजिंग में बदलाव किया, ठीक है। मैनेजिंग दी क्राइसिस सब दी कंपनी, मतलब ऐसा नहीं कि भाई होगा कोई जब जबरदस्ती कीड़ा मकोड़ा घुसा के बोल रहा है हम लोगों के पैकेजिंग में पोका कीड़ा मकोड़ा हो ही नहीं सकता, ऐसा फीलिंग करने से मुश्किल है सर, ठीक है। आपको मानना पड़ेगा और उसको आगे कभी ना हो उसके लिए आपको फाइट बैक करना होगा। इन्फ्लुएंस द मार्केट विद ग्रेट कम बैक एड अगेन, ठीक है। काफी सारा अच्छा अच्छा एडवर्टाइजमेंट देखिए, जैसे आप लोग जानते हो, हाँ, कुछ बधाई है, कुछ मीठा हो जाए, क्या क्या नहीं करते सर, हाँ, ठीक है। हर 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 मुहूर्त में, हर पल में कुछ मीठा हो जाए, क्या क्या ऐड देते हैं, ऐसे देते हैं जैसे लगता है कि सच में मिठाई तो सिर्फ कैडबरी बनाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल मिठाई तो मिठाई है ही नहीं, ठीक है, जो भी हो। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट में टिका के रखते हैं, चाहे एनवायरनमेंट उनके अगेंस्ट में कितना भी क्यों ना चले जाए, वो अपने आप को बना के रखता है। ये चीज़ आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझाते हैं सर। सिमिलरली ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है सर, जिसमें कोको कोला का एक केस है, अगर आप किताब में देखोगे, नोट्स में आप लोगों को शेयर किया, कि पेप्सी कोको कोला का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोको कोला का केस में क्या है सर, जैसे मानो कि आप एक कोको कोला में मैनेजर बन के गए, ठीक है, आप कोको कोला में मैनेजर बन के गए। कोको कोला अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम के साथ है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के साथ है, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम के साथ है, बात समझ रहे सर। जैसे कोको कोला का इंटरनल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हाँ सर, जैसे कोको कोला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है सर, पेप्सी को, जानते हो ना सर, ये दोनों अलग ब्रांड है। जैसे कोको कोला का ब्रांड है माजा, माजा, ठीक है। पेप्सिको का क्या है सर, माजा का सब्स्टिट्यूट बताओ, अरे जानते हैं सर आप लोग, बोलो ना, स्लाइस, हाँ या ना, माजा और स्लाइस कंपटीटर यस है कि सर। नहीं, यस सर, है ना। अच्छा, जैसे कोको कोला बनाते हैं सर स्प्राइट, ठीक है, ऐसे पेप्सी को बनाते हैं क्या, स्प्राइट का कॉम्पिटिटर कौन है, 7 अप। 7 अप, समझ रहे हो ना सर। जैसे पेप्सी को कोको कोला का है सर मिरिंडा, नहीं सॉरी, मिरिंडा या फैंटा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मिरिंडा हो या फैंटा, अगर इसका मिरिंडा है तो इसका फैंटा है, आई थिंक फैंटा कोको कोला का है, मिरिंडा पेप्सिको का है, ठीक है। तो ऐसे फैंटा, मिरिंडा, 7 अप, स्प्राइट, माजा, स्लाइस, ठीक है, तो कंपटीटर है सर, ठीक है। कोको कोला और पेप्सिको एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल मामला है कि कैसे कोको कोला पेप्सिको को बीट करेगा, इसका इंटरनल मामला है। जैसे मैं आपको आज क्या बताने जा रहा हूँ सर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, समझ रहे हो ना सर, ठीक है। एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो आपको एनवायरनमेंट का दो फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है, एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो किसी भी बिजनेस के लिए इंटरनल मैटर क्या होता है और किसी भी बिजनेस के लिए एक्सटर्नल मैटर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि चाहे वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस हो या फिर किसी स्टेट का हो, किसी कंट्री का हो, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल कंपनी मतलब एक इंडिविजुअल फार्म, ठीक है, कंपनी या फार्म, उसको आप इंडिविजुअल तौर पे सोचो, ठीक है। जब यही बात एक कंट्री के तौर पे हो जाए, जैसे मैं आपको इंडिया के बारे में बार बार बात करता हूँ, जैसे ये पूरा भारत है, ठीक है, इस भारत के अंदर लाखों कंपनीज हैं, ठीक है। अगर कंपनीज अपना एनवायरनमेंट को ठीक करेगा, चाहे वेस्ट बंगाल में कुछ कंपनी है, झारखंड में है, बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान में है, ठीक है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु पे, आंध्रा पे, कर्नाटका में, लद्दाख में, कश्मीर पे, हिमाचल पे, पंजाब में, हरियाणा में, है ना, अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, मेघालय में, आसाम में, आई होप यू अंडरस्टैंड, ईच एंड एवरी स्टेट्स हैव सम बिजनेस, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेट्स हैव सम बिजनेस। अगर हर एक स्टेट का बिजनेस अपने आप को प्रॉपर रखे तो भारत का जो बिजनेस है ना वो बढ़िया चलेगा, है ना। और भारत का बढ़िया चलेगा तो उसका उसका मेन पर्पस क्या है, स्टेट का अच्छा चलना चाहिए। इसलिए ये इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो पहले एक काम करते हैं ना सर, पहले कोको कोला का केस देख लेते हैं, इसमें आपको नॉलेज हो जाएगा कि फार्म वाइज क्या क्या प्रॉब्लम देखना पड़ता है। अगर आप फार्म या कंपनी वाइज समझ जाते हो ना, फिर आप स्टेट वाइज प्रॉब्लम भी समझोगे और इंडिया वाइज प्रॉब्लम भी समझोगे। तो मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले मैं आपको फार्म वाइज को पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बताता हूँ, जिसमें हम लोग पेप्सी कोको कोला का प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे पेप्सी कोको कोला इंडियन कंपनी है क्या, हाँ सर,
क्या पेप्सी कोका कोला इंडियन कंपनी है या बाहर का है? क्या लगता है, बोलो ना। पेप्सी कोका कोला इंडियन कंपनी है कि बाहर का कंपनी है? क्या नॉलेज है आप लोगों सर को? बाहर बाहर का है सर, यूएसए का कंपनी है। ठीक है, इंडिया का कंपनी नहीं है। ठीक है, ये बाहर से आके इंडिया में बिजनेस करता है। नो इशू, अब कर लिया तो कर लिया, बिकॉज इंडिया को बहुत ज़रूरी था पैसा का, तो ये लोग बिजनेस करने आ गया था 90s के ज़माने में। ठीक है, 1990 के ज़माने में ये लोग इंडिया में बिजनेस करने आ गया था, बिकॉज इंडिया को टैक्स ज़रूरत था, इंडिया को नौकरी देने का ज़रूरत था, बिकॉज हमारे देश में ब्रिटिश जाने के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया था। ठीक है, इसलिए हमें पैसा का ज़रूरत बहुत था, हम लोग लड़ नहीं पा रहे थे, चाइना अटैक कर रहा है, पाकिस्तान मुश्किल पैदा करता है। ठीक है, बॉर्डर इश्यूज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है, तो कंट्री को बहुत पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे केसेस में 90s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसके ऊपर भी हम लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस क्लास में ना चर्चा करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा सर, एलपीजी बोल के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें अंदर हम लोग बताएंगे कि क्यों 90 के ज़माने में फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बिजनेस करने का मौका मिला। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, अलग टॉपिक है, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बट इतना कहूँगा कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने क्यों आ गया। ठीक है, यूएस का कंपनी, यूके का कंपनी क्यों क्यों इंडिया में बिजनेस करने के लिए आना पड़ा, या आने के लिए दरवाजा खोला गया, व्हाट इज द रीजन, क्या प्रॉब्लम हो गया था, क्या इंडियन कंपनी अपने आप को नहीं बना पा रहा था। ठीक है, ये सब रीजन बात करूंगा सर, एलपीजी चैप्टर में होगा सर बातें। ठीक है, यही सब इस क्लास का खासियत है सर। ये जो एवरी फ्राइडे जो क्लास हो रहा है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी का, जो इंडियन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका फायदा ये है कि आपको पूरा देश का, मतलब इकोनॉमी के बारे में भी नॉलेज होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इसका कनेक्शन क्या है उसका भी आपको समझ आ जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसको समझने के लिए मैंने आपको पेप्सी कोको कोला का एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको समझने के लिए पेप्सी और कोको कोला का एग्जाम्पल मैं यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि कोको कोला का केस है, और इसमें कोको कोला में अगर आप एक मैनेजर बन के जाते हो, कौन बन के जाते हो सर? मैनेजर बन के। ठीक है, समझ रहे हैं सर, ये कौन है? हाँ सर, ये आप लोग हो। क्या करने जा रहे हो सर? सर मैनेजर बन गए सर आप लोग। कहाँ पर? सर डांस नहीं कर रहे हैं, ये मेरा ड्राइंग ऐसे ही है। तो ये आप में से कोई कोको कोला में मैनेजर बना। ठीक है, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, पैकेज भी अच्छा है, बट आपके सामने कुछ चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है? कोको कोला का जो बोर्ड है वो आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। कि उम्मीद क्या है कि कोको कोला का बिजनेस और ग्रोथ करके दिखाओ। क्योंकि आपको ऐसे ही कोई मैनेजर थोड़ी ना बना देगा, ऐसे ही कोई सीईओ थोड़ी ना बना देगा। जानते हो ना सर, बिजनेस में हेड बनता है मैनेजर, सीईओ, सीएफओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या मैनेजर। ठीक है, चाहे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करो, चाहे सीएस काम करो, ठीक है, चाहे एज ए सीएमए काम करो, बहुत सारा रोल प्ले करना पड़ता है। तो कोको कोला चाहते हैं कि उसका बिजनेस बढ़े, उसका सेल बूस्ट हो, लेकिन कुछ थ्रेट है, क्योंकि वो चाहने से भी तो नहीं होगा। पेप्सी भी मार्केट लेके बैठा हुआ है, तो पेप्सी का जो डीलिंग्स है ना, वो इंटरनल मामला है। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कोको कोला भारत का हर हिस्से में मिले, ये देखने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जबरदस्त करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आपको स्कीम प्रमोशन, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, स्कीम, ठीक है, ऐसे स्कीम दिखाओ, ऐसे प्रमोशंस करो, इंटरनल मामला है। ठीक है, पैकेजिंग कैसे देखने में होगा ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे, ये सब इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट का मामला है। ठीक है, अगर आप इंटरनली ये सब चीज़ों को टैकल कर पाते हो, अगर आपका प्रोडक्ट पेप्सी से बेहतर है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पेप्सी से बेहतर है, अगर आपका स्कीम एंड प्रमोशंस पेप्सी से बेहतर है, अगर आपका पैकेजिंग पेप्सी से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो नो डाउट आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेप्सी छोड़ेगा नहीं आपको, बिकॉज पेप्सी भी उतना बड़ा कंपनी है जितना कि कोको कोला। ठीक है, लेकिन फिर ये तो सर था इंटरनल फैक्टर, तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? सर एक्सटर्नल में आ जाते हैं, जैसे मानो कि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गया है ना सर, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना, आजकल लोगों को नॉलेज हो गया ये कोको कोला पेप्सी खाना अच्छा है क्या सेहत के लिए? सेहत के लिए अच्छा नो है सर? सर। हाँ, इट्स अ वेरी बैड थिंग नो सर। सर। सोडियम कार्बोनेट से बना हुआ एक प्रोडक्ट है सर, शरीर में गैस पैदा करता है। ठीक है, लोगों को क्या पता नहीं, मतलब हम लोग अपना पुराना कल्चर भूल गए। घर में कोई बंदा आए तो उसको नींबू पानी पिलाओ सर,
उसको मिश्री का पानी पिलाओ, उसको मिश्री के साथ सौंफ डाल के, जिसको हम लोग मोरी बोलते हैं, ठीक है, सौंफ डाल के उसका शरबत पिलाओ, बहुत सारी चीजें हैं, मैंगो पानी पिलाओ या फ्रूट्स का जूस पिलाओ। ये कोको कोला पेप्सी में क्या है, लेकिन कल्चर बन गया है एक फालतू का, कि कोई भी आता है कोको कोला पकड़ के, भाई ठंडा पी लो, भाई शरबत पी लो, अरे भाई वो शरबत थोड़ी है, सोडियम कार्बोनेट है। हाँ, बेकार का चीज, टॉयलेट क्लीनिंग पे काम आ जाता है। अगर घर में हार्पिक ना हो तो कोको कोला से साफ हो जाएगा। ऐसे हम भी कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर से, साल में शायद एक आध बार पीता हूँ। बचपन में थोड़ा बहुत पीता था, बट जब से नॉलेज हुआ मैं पीना बंद कर दिया। तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कंपनी के लिए भी, ठीक है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हुआ है, हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण आजकल कंपनी भी हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट निकाल रहा है, डाइट कोक, है ना सर। कंपनी भी कोशिश कर रहा है कि लोगों को डाइट कोक पिलाया जाए, लेकिन जो भी हो कोक तो कोक ही है ना, नेचुरल तो हो नहीं सकता, है ना। तो जो भी हो, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस है, हो रहा है, ठीक है। तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को किस तरह से अपने तरफ खींचा जाए, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। तो कंपनी को भी ना नेचुरल ड्रिंक्स में शिफ्ट होना पड़ेगा, ब्रांड कोको कोला का ही रखेगा, ब्रांड कोको कोला का ही रखेगा, ठीक है। जैसे एक एक मार्केट में काफी सारा कंपनी आया है, उन लोगों को एक्वायर कर ले रहा है, नेचुरल ड्रिंक कंपनी, इनके पास काफी पैसा है, तो वो नेचुरल ड्रिंक्स में शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। आगे आगे ऐसा ही होगा, वो ट्रेडिशनल वाला भी रहेगा और साथ में नेचुरल ड्रिंक्स भी कोको कोला के ब्रांड नेम से मार्केट में आएगा, लोगों को भी फेथ हो जाएगा, अरे भाई कोको कोला ब्रांड का है, अच्छा ही होगा, खराब क्यों करेगा, जो भी हो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि सीजनलिटी, ठीक है, जैसे ठंड के टाइम पे लोग ठंडा थोड़ा कम पीते हैं, है ना सर। ड्यूरिंग विंटर सीजन लोगों को ये सब पीने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो सेल गिर जाता है, तो इसका एक्सटर्नल प्रॉब्लम है ना, ये इंटरनली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सीजनल पीरियड में कंपनी अपना सेल को कैसे बूस्ट करे, बिजनेस का तो चलाना है ना सर, तो उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाएगा एज ए मैनेजर, ठीक है। आजकल और एक बहुत बड़ा थ्रेड हो गया सर, रिलीजियस गुरुज। हाँ सर, आजकल हमारे देश में काफी सर जो गुरु है ना सर, गुरु लोग मतलब जिनको ना स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है, जैसे कि काफी काफी सारे हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले, योगा गुरु, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं नाम भी कुछ ले सकता हूँ, जैसे मानो कि सदगुरु, ठीक है, श्री श्री रविशंकर, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे लोगों का नाम ले रहा हूँ सर। जैसे भंड बाबा बहुत है, लेकिन आजकल अच्छाई का जमाना बहुत खराब है सर, तो ये लोग अच्छा अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा अच्छा बातें करते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। श्री श्री रविशंकर, योगा में अगर मैं बात करूँ तो बहुत पॉपुलर किया है, सदगुरु ने भी योगा को पॉपुलर किया है, रामदेव बाबा का नाम तो आप लोग जानते ही हो। अरे, यस सर। इन सभी को जानते हो ना, सदगुरु को भी जानते होंगे, रविशंकर जी को भी जानते होंगे और रामदेव बाबा को भी जानते होंगे, जानते हो, तीनों को जानते हो आप लोग, या फिर सिर्फ रामदेव बाबा को जानते हो। सिर्फ रामदेव बाबा। सिर्फ रामदेव बाबा, अच्छा। ये सदगुरु इज फ्रॉम साउथ इंडिया। ये सदगुरु वो जो बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं देखा आपने, शिव शिव जी का एक मूर्ति बना है, वो टीवी में बहुत आता है सर, ठीक है, बहुत बड़ा शिव का मूर्ति बना है साउथ में, आपका तमिलनाडु में, वो उन्हीं का आश्रम में बना हुआ है, सदगुरु के आश्रम में, जहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होता है, महाशिवरात्रि प्रोग्राम, देखना टीवी वगैरह में भी एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है। और रविशंकर जी तो सर काफ़ी फेमस है, ये इंस्टीट्यूट के साथ भी, ICAI ICSI, इनके साथ भी श्री श्री रविशंकर जी जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब पीस के लिए प्रचार करते हैं और लोगों को समझाने का बातें करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वेरी वेरी सर, और भी बहुत सारे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं सर, इनका जो संस्था है इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कि कैसे जीना चाहिए इसके बारे में सिखाते हैं। देर आर और भी बहुत सारे हैं, बट ये सम ऑफ दी मतलब पॉपुलर गुरुज, ठीक है, मैं जिनके बारे में अभी आपको बोला, आप चाहो तो विकी करके या गूगल करके देख सकते हो। तो रामदेव बाबा लोगों को योगा सिखा रहा है ना, बहुत पॉपुलर किया योगा को हमारे देश में। तो ये लोग क्या बताते हैं, कोको कोला पीने बोलते हैं कि मना करते हैं, प्लीज टेल मी। पीने बोलेगा कि मना करेगा, अरे बोलो ना। सिर्फ बारण করবে। ऑब्वियसली, तो कंपनी के लिए थ्रेड हो गया ना रिलीजियस गुरु, ठीक है, तो ये कंपनी के लिए क्या है, थ्रेट है। तो कंपनी ऐसे सिचुएशंस में क्या करेगा, किसी को मार तो नहीं सकता, ठीक है, तो उन्हें भी कैंपेनिंग करना पड़ेगा, है ना। जैसे रामदेव बाबा का जो एक कंपनी है, आप लोग जानते हो, रामदेव बाबा का, रामदेव बाबा का एक कंपनी है, क्या नाम है, पतंजलि। पतंजलि, है ना। पतंजलि का एक टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट का नाम है दंत कांति, जानते हो।
हाँ सर, बड़ा फेमस हुआ है ये यस टूथपेस्ट, सर। दंत कांति। बहुत सारे यस लोगों सर। के घर में ये यूज होता है, पतंजलि दंत कांति। और ये टूथपेस्ट सच में बहुत पॉपुलर भी हुआ है क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा बना है। मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट पतंजलि का सच में बढ़िया है, कुछ प्रोडक्ट लाइक पतंजलि का कुछ जैसे डिश वॉश बार, जैसे कि दंत कांति टूथपेस्ट, ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ही, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये दंत कांति आने के बाद लोगों को ऐसा हुआ कि ये जैसे नेचुरल टूथपेस्ट बन गया एक लोगों के घर में, ठीक है। तो सर दंत कांति पॉपुलर होने के कारण प्रॉब्लम किसको हुआ होगा सबसे ज्यादा? इंडिया का सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट क्या है सर? कॉलगेट ना। इंडिया का सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट क्या है? इवन लोग टूथपेस्ट बोलना भी कोलगेट। भूल गया, लोग टूथपेस्ट बोलना भी भूल गया। लोग क्या बोलते हैं? हाँ, अरे सुबह 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 उठा कॉलगेट कर ले, टूथपेस्ट कर ले नहीं बोलता, बोलते हैं दंत मंजन भी भूल जाते हैं, बोलते हैं कॉलगेट कर ले। आज भी बोलते हैं, मतलब कॉलगेट जैसे टूथपेस्ट का सब्स्टिट्यूट नेम हो गया। मतलब कॉलगेट एक ब्रांड है सर, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कॉलगेट करना टूथपेस्ट करना एक ही बात है। लेकिन दंत कांति के कारण कॉलगेट का सेल पड़ा गिरा होगा, अरे बोलो। दंत कांति आने के यस बाद सर। कॉलगेट का सेल गिरा होगा। तो कॉलगेट ने इसको संभालने के लिए क्या निकाला जानते हो आप लोग? कॉलगेट का एक ब्रांड आया, वेद शक्ति। टीवी में ऐड देखते कि नहीं देखते? ऐसे इनमें से मैं कोई भी ब्रांड यूज नहीं करता, ठीक है। मैं एक डॉक्टर का दिया हुआ यूज करता हूँ, मेरे दांत में काफी प्रॉब्लम है बोल के। वेद शक्ति, आप लोग टीवी में ऐड देखे होंगे शायद, ठीक है। तो कॉलगेट बाद में इसको क्यों लाया वेद शक्ति बोल के? क्या जरूरत पड़ता है? कॉलगेट तो ऐसा लगता था कॉलगेट एक्टिव सॉल्ट, कॉलगेट दैट मतलब दिस काइंड ऑफ, हाँ कॉलगेट स्ट्रेंथ ऐसे बोल के आता था, कॉलगेट जेल। लेकिन लोगों को क्या हो गया, ये रिलीजियस गुरुज के कारण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आने लगा, शिफ्ट हो रहा है कस्टमर। तो उसको टक्कर देने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ रहा है? उन्हें भी आयुर्वेदिक ब्रांड बनाना पड़ रहा है, जिसके लिए कॉलगेट भी नाम क्या बोला, वेद शक्ति, जो बेसिकली दंत कांति का कॉम्पिटिटर बन गया। लेकिन इसको कंपटीशन कौन दिया? दंत कांति ने ही इनको कंपटीशन में ला दिया, कॉलगेट को भी मुश्किल में डाल दिया। यही तो है बिजनेस का लड़ाई। बिजनेस का लड़ाई समझ रहे हो ना सर, कि क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? हेलो सर, बोलो। ये यस सर। एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर, यस इंटरनल सर। फैक्टर, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये बेसिकली आपके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने का पावर होना चाहिए। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो कंपनी वाइज, जब आप कंट्री के लिए काम करते हो तो कंट्री के हिसाब से, अगर आप किसी स्टेट का इकोनॉमिक अफेयर्स में काम करते हो तो स्टेट अफेयर्स के हिसाब से, ठीक है। अगर आप आईपीएस बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो टॉप लेवल, ठीक है, तो आपको भी स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करता है सर। तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, आपको स्टेट मिनिस्टर बनाया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंट्री का एनालिसिस करना, ठीक है, स्टेट का एनालिसिस करना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सर स्कैनिंग, ठीक है, स्कैन करके देखना सारे के सारे चीज़ों को। इसको एनवायरनमेंट स्कैनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट स्कैन में क्या होता है सर? एनवायरनमेंट स्कैन में क्या होता है कि कुछ इनपुट जाते हैं, ठीक है, कुछ इनपुट डाला जाता है स्कैनिंग के लिए, परसिव्ड एनवायरनमेंट चेंज कि क्या एनवायरनमेंट बदल रहा है, फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजिक चेंज क्या करना है। तो इनपुट डाले, चेंजेस हो रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? जैसे कि जैसे आपको अभी मैं कॉलगेट का बताया, ठीक है, कॉलगेट जिस तरह से अपने आप को पतंजलि के साथ फाइट करने के लिए अपने आप को बदला, ठीक है। पहले सिर्फ कॉलगेट ब्रांड से ही चल जाता था, लेकिन कॉलगेट ने भी फाइट करने के लिए वेद शक्ति में ट्रांसफर हुआ, बिकॉज बिकॉज कुछ फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉलगेट को मुश्किल में डाल दिया। जैसे कि पतंजलि जैसे कंपनीज, ये मतलब जैसे कुछ रिलीजियस गुरुज जो आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, तो ये कंपनी के लिए थ्रेड बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी अपने आप को कैसे बनाएगा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपके सामने आ जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भरमार। और इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा माइक्रो एनवायरनमेंट एज वेल एज मैक्रो एनवायरनमेंट। तो एक काम करते हैं सर, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोला इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? किसी भी बिजनेस का वैल्यू सिस्टम, किसी भी बिजनेस का वैल्यू सिस्टम। हर बिजनेस का अपना खुद का वैल्यू होगा कि भाई मैं क्यों क्या करता हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है। मैं लोगों को क्या दंतमंजन बेचने आया, ठीक है भाई, सुबह उठ के मेरा दंतमंजन यूज करो, मेरा बिजनेस चलेगा। मैं रात को सोने के टाइम पे गुड नाइट बेचने आया, ठीक है भाई, रोज रात को मैं गुड नाइट चलाने के लिए आऊंगा आपके घर में, तो वो मेरा बिजनेस है।
ठीक है, आप मैं आपके घर पे ब्रेकफास्ट के लिए आऊंगा, ठीक है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मेरे कंपनी का होगा। तो लोगों का अलग अलग पर्पस है, ठीक है, कोई कोई किसी पर्पस से आता है, कोई किसी पर्पस से आता है। तो आपका एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, लोगों को लूटने का नहीं सर, ठीक है, लोगों को सर्विस देने का, प्रोडक्ट यूज करने के लिए मौका देने का, और लोगों का जरूरत को फुलफिल करने का। तो आपका कुछ मिशन भी होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी आप इसी तरह से बनाए होंगे, कॉर्पोरेट कल्चर बनाएंगे, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास ऐसे लोग होना चाहिए जो आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो प्रॉपरली टेक केयर कर पाए, उसको समझ पाए। तो यू नीड ए क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जिस काम के लिए जो चाहिए। दंतमंजन का कंपनी हो तो दंतमंजन जैसा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मतलब दवाई बनाने का कंपनी हो तो दवाई के जैसा, है ना, जिसका जिस फील्ड है उस फील्ड में नॉलेजेबल लोग चाहिए, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसको, ठीक है। लेबर यूनियन, उसको मैनेज करना, जो लेबर काम करते हैं ताकि वो ना बिगड़ जाए, ठीक है, लेबर यूनियन को हमेशा कंट्रोल में रखना और कंपनी और बिजनेस के हित में लगाना, हित में समझते हो ना, फेवर में। फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, अपना फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज को डे बाय डे इंप्रूव करते रहना। ये एक किसी भी बिजनेस के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करते हैं। चाहे आप ये कंपनी वाइज देख लो, चाहे आप ये स्टेट वाइज देख लो, हर स्टेट का भी अपना वैल्यू सिस्टम होगा, हर स्टेट का, हर कंट्री का भी एक मिशन एंड ऑब्जेक्टिव होगा अपनी इकोनॉमी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, स्टेट का भी अपना कॉर्पोरेट कल्चर होगा। ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन देके क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना होगा। लेबर यूनियंस वगैरह बनता है ना अलग अलग फैक्ट्रीज में, उनको संभालने का काम होगा। तो चाहे आप फर्म हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आप इंडियन इंडिया हो, मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, आपको ये सब मैटर को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है, तभी जाके आप एक कंट्री को इकोनॉमिकली सक्सेसफुल कर पाओगे। कुछ एग्जांपल्स अभी आपके सामने मैं लाऊंगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे आगे क्या, कहां तक हम पहुंच पाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है सर? सर एक्सटर्नल में आ जाता है जैसे माइक्रो एंड मैक्रो, दो को कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। माइक्रो के अंदर जैसे मानो कि ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो किस तरह से चलेगा, ये माइक्रो एनवायरनमेंट है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का मैटर है ना, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने स्टेट को किस तरह से चला रहे हो। आपका कस्टमर्स कौन है, ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपका मार्केट क्या है, आपका सप्लायर कौन है, आपका इंटरमीडिएरीज कौन है, ठीक है, मतलब किसके किसके साथ आपको इंटरमीडिएट लेवल में काम करना पड़ता है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है। योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कस्टमर, योर कॉम्पिटिटर, योर मार्केट, योर सप्लायर, योर इंटरमीडिएरी। और मैक्रो में क्या है? इकोनॉमिक, पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है प्रॉपरली, बट फिर भी आपको मैनेज करना होगा कि क्या कंट्री का पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस है आपके स्टेट्स में, ठीक है, क्या आपका पॉलिटिकल सिचुएशंस आपको बिजनेस में बढ़ावा देते हैं या फिर आपके बिजनेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या लीगल इश्यूज हैं, क्या हर बात में रोक टोक है, क्या हर बात में आईपीएस आईएएस का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हाँ, क्या हर प्रॉब्लम में लाइसेंस लेने के लिए पागल होना पड़ेगा। लीगल इश्यूज में कितना प्रॉब्लम है आपके लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या आपका कंपनी टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को डेवलप कर पा रहा है। ग्लोबल सिनेरियो, आप जिस फील्ड में बिजनेस करते हो उसका ग्लोबल सिनेरियो क्या है। आप जहां पर बिजनेस करते हो वहां का सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर, सोशियो कल्चरल मतलब समाज व्यवस्था कैसा है, ठीक है, वहां का लोगों का कल्चर कैसा है, क्या वहां का लोग सिर्फ खाना खाता है और सो जाते हैं, हाँ कुछ लोग होते हैं सर हमारे सोसाइटीज में, ठीक है, जिनको सिर्फ, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में, बस एक जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कुछ स्टेट्स के लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ज्यादा नीड ही नहीं होता, दे आर वेरी सिंपल लिविंग लाइक, ठीक है भाई, सुबह उठते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, अगर जॉब करते हैं तो जॉब में चले जाते हैं, फिर आते हैं खाना खाते हैं सो जाते हैं, ठीक है, अगर दुकान चलाते हैं तो दोपहर को दुकान बंद कर देते हैं, फिर पहले नींद पूरा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, कि खाना वाना खा के नींद पूरा करके अगर समय मिले तो दुकान खोलेंगे। समझ रहे हो ना सर, ऐसे भी कल्चर लोग होते हैं सोसाइटी में। तो ये सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, आप जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हो वहां का लोगों का कल्चर कैसा है। सोशल स्ट्रक्चर, क्या वो लोग हर बात में दंगाबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा करते हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा बात में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ना चालू कर देते हैं, या फिर दे आर पीस लविंग, दे आर बिजनेस माइंडेड, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, उनको काम करना अच्छा लगता है, स्किल डेवलपमेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से पर्सनली नहीं सर, मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट हो या कंट्री या कंपनी, उसका सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, स्टेट के लिए या पर्टिकुलर कंपनी के लिए डेवलपमेंट का सबसे बड़ा काम करता है सर।
एंड ऑब्वियसली डेमोग्राफिक कंडीशंस। सर डेमोग्राफिक मतलब सर कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना बच्चा लोग है, कितना बूढ़ा लोग है, ठीक है, इसको कहते हैं डेमोग्राफी, ठीक है, यूथ कितना है, ठीक है, ये सभी चीजें इफेक्ट करता है बिजनेस को। समझ में आ रहा है ना सर? जो भी बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ नीचे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है, नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे देखो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में क्या बोला है, बड़ा सिंपल बात किया है। ये देखो, ये देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा अगर आप थोड़ा कोशिश करोगे तो। जैसे आपको देखने में लग ही रहा है ना, एक यूनिवर्स है, उसके अंदर एक यूनिवर्स के अंदर एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक माइक्रो लेवल में, एक मैक्रो लेवल में। माइक्रो मतलब आपके बिजनेस का इंटरनल मैटर, ठीक है, और आउटर साइड में जो इफेक्ट है वो एक्सटर्नल, जैसे वेदर कंडीशंस, ठीक है, वहाँ का जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, वो सभी चीज़ें एक्सटर्नल है। लेकिन आप कौन हो, आपके बिजनेस कौन है, आप कौन कौन चलाते हो, कौन टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, ये आपका इंटरनल फैक्टर्स है। तो कुछ इंटरनल मैटर, कुछ एक्सटर्नल मैटर्स। इंटरनल मतलब माइक्रो, एक्सटर्नल मतलब मैक्रो, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे पूरा यूनिवर्स है, उसमें अर्थ एक है सर, ठीक है, अर्थ के अंदर भारत एक है, ठीक है, और बाकी स्टार प्लैनेट्स एंड द मून ये भी यूनिवर्स का एक पार्ट है जो एक्सटर्नल साइड में है सर। तो आपको समझना होगा कि किस तरह से ये जो भी मैं आपको तब से दिखा रहा हूँ, ये देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा आकाश गंगा है, मतलब यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर अर्थ एक क्या है सर, अर्थ एक प्लैनेट है। हाँ सर क्या बोलते हो? इस पूरा यूनिवर्स में दिख रहा है ना आप लोगों को? क्या रे, जो मैं दिखा रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है, पूरा यूनिवर्स में अर्थ एक है सर, ठीक है, और भी है, अर्थ से भी बड़ा बड़ा है सर। अर्थ उतना भी बड़ा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। ये सब जो टिमटिमाता हुआ तारा आसमान पे नजर आता है ना सर, हाँ, ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, गाना सुने हो ना, ये सब साथ हैं जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, सुने हो ये गाना? जगमग तारे सौ तारे नौ तारे, सुना कि नहीं सुना कभी? नो सर। नो सर, क्या बात करते हो? स्वदेश पिक्चर देखना सर, शाहरुख खान का। शाहरुख खान का मूवीज ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ये स्वदेश वन ऑफ दी है जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, बिकॉज देशभक्ति में बना था। ऐसे पिक्चर चला नहीं था, ठीक है, बिकॉज ऐसा पिक्चर चलता नहीं है, बट बड़ा गजब पिक्चर था सर। उसमें वो लोगों को बेसिकली वो नासा में काम करता था स्वदेश में, और इंडिया आया था, तो एक गांव में, अपने गांव में गया था जहाँ उसका माँ रहता था। तो उस गांव के बच्चे लोगों को वो बेसिकली सिख बता रहा था कि इस दुनिया में यूनिवर्स में क्या है नहीं है। तो उसको समझाते हुए एक गाना का इस्तेमाल किया था, ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ हैं जो है रात में तो जगमग आया आसमान सारा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा गाना है सर, कभी सुनना आप लोग, ठीक है। तो बहुत सारे तारा में से अपना भी एक है जो तारा टिमटिमाता नहीं है, बिकॉज प्लैनेट कभी टिमटिमाता नहीं है। जो टिमटिम करता है वो किसी नक्षत्र कहलाता है इसको, और जो चुपचाप रहते हैं वो ग्रह कहलाता है, ठीक है, ग्रह भी बोल सकते हो और प्लैनेट बोल सकते हो। उसमें से एक प्लैनेट है हमारा ये अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ में अभी तक जान दिखता है, बाकी प्लैनेट में है या नहीं इसका मतलब अभी भी कोई ठिकाना नहीं लगा है, अलग बात है। तो उसके अंदर, ये यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर इतना बड़ा देश है, मतलब पानी है, महादेश है, ठीक है, उसमें से एक देश है हमारा देश भारत। फिर उस भारत के अंदर एक स्टेट है जो है बंगाल, जहाँ पर मैं रहता हूँ, या आप लोगों में से कोई कोई रहते हो, कोई बिहार में रहते हैं, कोई मणिपुर में रहते हैं, कोई नागपुर में रहते हैं, अलग अलग जगह में। तो ये बात क्या है सर कि एक स्टेट अपने जगह में भी जैसे है, उसका एक्सटर्नल मैटर भी उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं चलो आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स में बात करूंगा अभी कुछ देर में, कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेट्स का, किसी भी कंट्री का इन्वायरमेंट के बेसिस पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे वहाँ का बिजनेस में क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो एक बार आपको मैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ लेके चलता हूँ। ये नोट मैं आपको शेयर कर लूंगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगर मैं करेंटली आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स बताऊं, ठीक है, तो आपको नजर आएगा इंडिया एक डेवलपिंग मिडिल इनकम डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी है, और ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर, बाय नॉमिनल जीडीपी, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी।
ठीक है। मतलब दुनिया के जितना बड़े बड़े इकोनॉमी हैं उस बड़े इकोनॉमी के अंदर इंडिया आता है, लेकिन क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है तो इंडिया रिच इनकम ग्रुप में नहीं पड़ सकता, एक मिडिल इनकम ग्रुप में है, बिकॉज जितना ये जीडीपी कमाते हैं वो 138 करोड़ पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो एक मिडिल इनकम इकोनॉमी है सर। मतलब हम लोग मिडिल क्लास कंट्री है, ठीक है। चाहे उसमें से 2-4 लोग क्यों ना रिच बन जाए, ठीक है, मतलब उसका परसेंटेज 2% भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो कंट्री है वो मिडिल क्लास ही है, ठीक है। चाहे किसी को कितना भी क्यों ना लगे कि भाई इसके पास ऑडी है, उसके पास ऑडी है, वो 2-4 के पास ही है सर। 138 करोड़ पॉपुलेशन के पास अगर कम से कम 50 करोड़ के पास होता तो समझते, बट अब तो मतलब यहाँ पर तो 138 करोड़ में 1 करोड़ के पास भी लग्जरी नहीं है सर, ठीक है। ठीक है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका जीडीपी है 3 ट्रिलियन का आसपास, 3.2 ट्रिलियन 29 ट्रिलियन का, ठीक है। ये इसका इकोनॉमी है इंडिया का। इसका जीडीपी रैंक वर्ल्ड वाइड 6th है नॉमिनल हिसाब से। नॉमिनल पे ही बात करते हैं, नॉमिनल मतलब बेस लेवल में। कभी आपको ये बात करूंगा नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, बट अभी मैं आपको नॉमिनल रियल की तरफ नहीं लेके जाता। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सर जीडीपी जीएनपी के ऊपर, तब आपको मैं ये नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये इसमें क्या फर्क होता है ना, मैं बात करूंगा, ठीक है। आई होप कि नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाला क्लास में आपको जीडीपी रिलेटेड मैटर पे बात करूंगा, ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। इतना समझ लो कि जीडीपी आज इतना समझ लो, जीडीपी होता है सर किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी चीजें प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, सर्विस हो या गुड्स, उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है ना, वो उस कंट्री का जीडीपी कहलाता है, या फिर आप ऐसे बोलो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब आपका प्रोडक्शन लेवल जितना बढ़िया रहेगा, आपका प्रोडक्शन लेवल जितना बढ़िया रहेगा, आपका इकोनॉमी डे बाय डे उतना बढ़िया होते जाएगा। जैसे इंडिया करेंटली वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट है, बट इतना बड़ा पॉपुलेशन को सर्विस देने के लिए इंडिया को नंबर 1 में होना चाहिए, है ना सर। तभी भी हम लोग गरीब ही रहेंगे, मतलब मिडिल क्लास ही रहेंगे, बट फिर भी थोड़ा अच्छा रहेगा। पर कैपिटा इनकम वाइज अगर देखो तो पर कैपिटा वाइज इंडिया का पर कैपिटा है सर ऑलमोस्ट $2300, ठीक है। मतलब 2300, मतलब $2400 ही समझ लो आप। मतलब $2400 मतलब $1 का मतलब होता है सर कितना, 74 रुपीज आई थिंक, हाँ जानते हो, $1.75 आज के डेट में, ठीक है। 75 थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर $1 का वैल्यू 75 रुपीज है तो $2400 का वैल्यू क्या होगा, दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1,80,000 पर ईयर, ये एनुअल इनकम है एवरेज में। 1,80,000 मतलब 1,80,000 को डिवाइडेड बाई 12 कर दो सर, कितना हो जाएगा? हार्डली 15,000, 15,000 है क्या, तो 15,000 ही ऑलमोस्ट होगा। समझ में आ रहा है सर? ये भारत का एवरेज इनकम है पर हेड, पर हेड मंथली एवरेज इनकम है, लेकिन इससे भी कम भी है, इससे ज्यादा भी है। मतलब इसके अंदर, एक सेकेंड रुको, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12, 15,000। अब ये 15,000 के अंदर से रिलायंस का इनकम भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब रिलायंस जो डेली करोड़ों कमाते हैं, ठीक है, और जो झोपड़पट्टी में रहने वाले जो रिक्शा वाला है, ठीक है, जो डेली 100-200 टका कमाते हैं वो भी है, और नॉर्मल हम आप जैसे लोग भी हैं जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में आते हैं वो भी है, ठीक है। तो ये एक एवरेज कॉन्सेप्ट है भारत का कि 10-15 हज़ार हमारा एवरेज इनकम है मंथली, ठीक है। लेकिन इसके अंदर रिलायंस जैसे करोड़ों वाले भी हैं, और इसके अंदर रिक्शा वाले, झोपड़पट्टी में बस्ती में रहने वाले लोग भी हैं जिनका इनकम बहुत ही लो है, ठीक है। तो लेकिन सबको मिला जुला के ही ये एवरेज बना है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का क्या कॉन्सेप्ट है, जो एवरेज में हमें एक आइडिया देता है कि भाई हमारा इतना इनकम है नॉमिनल लेवल पे। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटल रैंक अगर देखा जाए तो हम लोग वर्ल्ड का कुछ अच्छा कंडीशंस में नहीं है सर। इंडिया ऐसे तो जीडीपी रैंक में वर्ल्ड में 6th में है, लेकिन इंडिया का पर कैपिटल इनकम 145th में है।
मतलब वर्ल्ड में कंट्री है ऑलमोस्ट 210 के आसपास। 200 में से 145 पोजीशंस पे हम लोगों का पर हेड इनकम आता है। मतलब समझ रहे हैं ना, पीछे की तरफ ही है सर हमारा जीडीपी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, अहंकार करने का कुछ नहीं है अभी हमारे पास, बनाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब लोग करते हैं ना, थोड़ा पैसा क्या कमा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन नहीं, पैरों तले आसमान है। लेकिन सर हमारा देश का हालत देखो, जिसका देश गरीब है वो वो अभी भी उसको बहुत मेहनत करना है। ठीक है, तो कुछ उछालने के लायक कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम आसमान में कूदना चालू कर दे, ऐसा हालत बिल्कुल नहीं है। मिट्टी पे पैर रख के बहुत काम आगे बढ़ाना है। 200 में से हार्डली 145 नंबर पे हमारा रैंकिंग आता है। किसके हिसाब से? पर हेड इनकम के हिसाब से। काफी मेहनत करना है सर। जो बात मैं आपसे कर रहा था, ये जो एनवायरनमेंट से इतना सारा बात कर रहा था, हमारा देश, मतलब इतना देर से मैं आपको कंपनी वाइज बात कर रहा था, अभी मैं आपको कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ। ये जो जीडीपी बाई सेक्टर है, इंडिया एग्रीकल्चर से कमाते हैं 16-17%। मतलब इंडिया का जो टोटल जीडीपी है उसका 16 to 17% इनकम आता है, 16.38 करेंट डेट में, एग्रीकल्चर से। ठीक है, इंडस्ट्री से आता है 29 से लेकर 30% इंडस्ट्री से आता है, और सर्विस से आता है 54 से 55%। आपको मैं पहले ही समझा रहा था ना कि एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड सर्विसेज मतलब टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, और जीडीपी बाई कंपोनेंट अगर देखो, मतलब कहाँ पर कितना लोग काम करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे देखो, मतलब काम नहीं, सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे देखा जा सकता है कि हमारे देश में लोग कंजम्पशन कितना करते हैं। हाउस होल्ड, मतलब हमारा जो भारत का जो पॉपुलेशन है 138 करोड़ का, उसको अगर फैमिली वाइज देख लो, तो अगर एक एक फैमिली में 4 जन करके भी है, तो ऑलमोस्ट हमारे देश में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, कितना फैमिली हो जाएगा सर? 40 करोड़, ऑलमोस्ट 40 करोड़ से थोड़ा कम, 35 करोड़। क्या बोलते हो? अगर एक एक फैमिली में चार चार जन करके हैं तो 138 करोड़ अगर टोटल पॉपुलेशन है, तो कितना परिवार हो जाएगा? 35 करोड़ के आसपास। तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन पे हमारा जीडीपी 59% जाता है। सरकार कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट अपने जरूरत के हिसाब से ऑलमोस्ट 11.5-12%। फिक्स कैपिटल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है ना, रोड बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स वगैरह बनते हैं, इस पे इन्वेस्ट हो जाता है 28-29%। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक में रहते हैं 3.5-4%। एक्सपोर्ट करते हैं हार्डली 19%, और बाहर से लाते हैं 22%, -22। मतलब ये माइनस इसलिए क्योंकि ये दूसरे कंट्री से हमें खर्चा करके लाना पड़ता है। ये जितना कम होगा उतना बढ़िया सर, और ये एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। इसमें क्या है कि कंजम्पशन थोड़ा कम कर देते और एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा होता। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, ठीक है वो तो करना ही पड़ता है, गवर्नमेंट को भी कंज्यूम करना ही पड़ेगा। बस हाउस होल्ड कंजम्पशन थोड़ा कम करके एक्सपोर्ट अगर थोड़ा ज़्यादा कर देते ना, मज़ा आ जाता सर। ठीक है, मतलब ये 19 की जगह अगर 30 होता और ये इम्पोर्ट थोड़ा 19 में आ जाता तो मज़ा आ जाता। मतलब इंपोर्ट करने से दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, मतलब दूसरा कंट्री हमसे इनकम करते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने से हम दूसरे कंट्री को सेल करते हैं और हमारा इनकम बढ़ता है। ठीक है, इसके लिए इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को और दमदार बनाना पड़ेगा सर, तभी जाके ऐसा हो सकता है। वर्ल्ड वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी उसी पे डिपेंड करता है सर, मतलब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है वो भी डिपेंड करता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे जा रहा है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो इंसान का जीने का तरीका जो है, ठीक है, लाइफ लाइफ क्वालिटी, ठीक है, वो लाइफ क्वालिटी में हमारा मीडियम कंडीशन है सर, 6.645। ये अगर 7 के ऊपर होता ना तो हम लोग गुड कंडीशंस में होते हैं। 7, 8, 9 में जो लोग हैं वो दुनिया के टॉप लेवल में आते हैं। आप चाहो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक कर सकते हो, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े जो नेशंस है, जो यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेहतर है कंपेयर टू अस। ठीक है, तो ये कब कैसे बेहतर होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होने से है, ऑटोमेटिकली ये हम लोग धीरे धीरे मीडियम से हाई क्वालिटी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, हमारा जो टोटल लेबर फोर्स है, मतलब लेबर फोर्स मतलब जो माल्ड होता है वो नहीं रे बाबा, लेबर मतलब इकोनॉमी में वही ऑल लेबर, ये बात समझना सर। इकोनॉमी के अंदर सभी कोई लेबर है। लेबर का एग्रीकल्चर में है सर ऑलमोस्ट 42%। मतलब हमारा देश का अगर 138 करोड़ पॉपुलेशन को अगर हम माने 100%, ठीक है,
टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 100% मतलब 138 करोड़। उसमें से काम करते हैं, मान लेते हैं, सब तो काम नहीं करते, अगर कम से कम 40% लोग अगर काम भी करता है तो 140 मतलब ऑलमोस्ट 50-60 करोड़ लोग एम्प्लॉय का मतलब काम के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। बाकी लोग या तो औरत हैं, या तो घर में हाउसवाइफ है, या फिर बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ठीक है। तो यूथ जो है, ठीक है, जो काम करते हैं, ऐसे लोग 50-60 करोड़। उसके हिसाब से अगर वो 100% है तो उसमें से 42%, 100% में से 42% खेती के साथ है, मतलब एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर का डिपेंडेंसी थोड़ा कम करना होगा, मतलब एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ लोगों का संख्या कम होना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ लोगों का संख्या कम होना, तो फिर सुविधा ये होता है कि एग्रीकल्चर में जो लोग रहेंगे वो प्रॉफिटेबल होंगे। अभी क्या है ना, दूसरा जगह अभी उतना इंप्रूव नहीं हुआ, तो अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर में ही डिपेंड करना पड़ता है। ये थोड़ा शिफ्ट होना जरूरी है। किसमें शिफ्ट हो जाए सर? इंडस्ट्री में बहुत जगह खाली है, हार्डली 26% ही है, ठीक है। ये 26 से 40 हो जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 40% लोग इंडस्ट्री में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। 40% लोग सर्विस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और बाकी 20% लोग एग्रीकल्चर करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर और ज्यादा होगा। अभी क्या है ना, मतलब ऐसे बोलो कि ज्यादा से मतलब जरूरत से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में है, जितना जरूरी है नहीं, लेकिन कोई और जगह भी बना नहीं है, इसीलिए लोगों को एग्रीकल्चर में जोड़ना पड़ रहा है, या फिर जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं उसके साथ। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का कनेक्शन? हेलो, प्लीज टेल मी सर। यस सर। ठीक है। यस तो सर। इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इकोनॉमी और बिजनेस एनवायरनमेंट कनेक्टेड है। ऐसे तो ये इंडियन इकोनॉमी है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, ठीक है, जो मुझे ऐसे भी बताना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक कॉम्बिनेशन में बताया जाए, एक मिक्स कॉन्टेक्स्ट में। एक तरफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी इसको समझो, और उसके इफेक्ट में, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका ये सब चीज़ें, ठीक है, कि कंट्री किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को बना रहा है। तो उसी के ऊपर बेस करके इकोनॉमी में इफेक्ट समझा रहा हूँ मैं सर आपको। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा है ना कॉन्सेप्ट? एक बार सर एनवायरनमेंट समझा रहे हो, एक बार इकोनॉमी समझा रहे हो, क्या सर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? কি রে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বল রে? यस सर। ऐसा, ओके। ये देखो सर, अनएम्प्लॉयमेंट का हालत देखो, मतलब भारत में कितना लोग अनएम्प्लॉयड है। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट में सर ये थोड़ा सा कम हुआ है, 6.86, पहले 8.62 था। शहर में 8.62, गांव में 6.06। इतना सारा लोग मतलब हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट में है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो टोटल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है सर 23.8, मतलब 15 से 24 के एज में जो लोग हैं, ये लोग काम नहीं करते बिल्कुल, 24% के आसपास लोग, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है, ऐसे तो ये रहेगा ही ना। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी बेहतर हो रहा है, ठीक है, काफ़ी बेहतर हो रहा है। ग्रॉस सैलरी के हिसाब से अगर देखो तो हमारे यहाँ पर लोग ग्रॉस सैलरी 32,800 के आसपास कमा लेते हैं, ठीक है, मंथली। एनुअली 3,94,000 के आसपास कमा लेते हैं। बट ये एवरेज में है सर, इससे भी कम कमाते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये आपको मैं बस कोशिश कर रहा था इकोनॉमी के बारे में बताना। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का एक आइडिया दे रहा था। जैसे में आप देखो इंडिया का एक्सपोर्ट देखो, इंडिया का एक्सपोर्ट सिचुएशन आप देख सकते हो। इंडिया 101 बिलियन एक्सपोर्ट का किया है लास्ट क्वार्टर में। ऐसे इंडिया 19-20 में 313 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। अभी ये एक क्वार्टर का हिसाब है 21-22 का। अगर 19-20 के देखो तो टोटल 313 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट करता है 12%, जलानी वगैरह माइनिंग प्रोडक्ट 18.5%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 68%, बाकी इधर उधर मिला जुला के 35%। किसको एक्सपोर्ट करता है? यूएस को करता है, यूरोप को करता है, यूनाइटेड अरब को करता है, चाइना को करता है, हांगकांग को करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट करते हैं 313 बिलियन, इंपोर्ट करते हैं 474 बिलियन। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब लोगों को बेचते हैं 313 टका, सिंपल बात है, और लोगों से खरीदते हैं 474 टका। लोगों से लेते हैं 474, मतलब लोगों से प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोगों को पे करते हैं, इतना बिलियन का है सर, ठीक है। और लोगों को बेचते हैं 313 बिलियन का। घाटा में है ना सर, इसको बोलते हैं घाटे में रहना।
घाटा समझते हो ना आप लोग, लॉस। हाँ सर, जो इकोनॉमी Yes, ऐसे हाँ इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी, ठीक है, डेफिसिट इकोनॉमी, ठीक है, मतलब इसको सब्सिडी देना पड़ता है, डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट क्यों? डेफिसिट मतलब हम लोगों का इंपोर्ट कम है, ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसको ज़्यादा करना ज़रूरी है। ये होना चाहिए कम से कम 500 बिलियन का, और ये हो जाना चाहिए 300 बिलियन का, तो फिर 200 बिलियन का प्रॉफिट, ठीक है। जिस दिन ये चीज़ बदलेगा उस दिन इंडिया का इकोनॉमी सुधरेगा, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह का क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, आप प्लीज़ एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इंपोर्ट में जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्टर्स कौन कौन है? चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। यूरोपियन मतलब जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसी से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। यूरोपियन नेशन से 8.9, यूनाइटेड स्टेट से 7.3, यूनाइटेड अरब से 6.3, सऊदी अरबिया से 5.6, ठीक है, बाकी और कंट्रीज को मिला के 57%। तो ये इंडिया का इकोनॉमी का सिचुएशन बन रहा है बिजनेस के इन्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। इंडिया का फॉरेन रिजर्व रिसेंटली काफी अच्छा हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट करके जो पैसा देश में आता है ना सर, उसमें जो कमाते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो रिसेंटली हम लोग 5th पोजीशन पे पहुंचे रशिया को क्रॉस करके, दैट इज 634 बिलियन, ठीक है। ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है मैं आपको काफी डिटेल्स में दूसरे क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है, दूसरे चैप्टर्स के अंदर जब मैं आपको वो इंडियन इकोनॉमी का जो एलपीजी वगैरह बताऊंगा ना, ठीक है, तब बताऊंगा फॉरेन रिजर्व क्या होता है, फॉरेक्स एक्सप्रेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, और ये कंट्री के पास होना क्या कितना जरूरी है। पाकिस्तान रिसेंटली प्रॉब्लम में पड़ा है सर, उसका फॉरेन रिजर्व इतना गिर रहा है, फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने के लिए $1 बिलियन का लोन लिया है, वो भी 8% ब्याज, मतलब 8% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, रिसेंटली परसों का खबर है, ठीक है। कंट्री किस दिन डूब जाएगा सर। ऐसे इंडिया काफ़ी बेहतर कंडीशंस में है, मानना पड़ेगा भारत का इकोनॉमिकल कंडीशंस को, मतलब इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतना दिन ब्रिटिश मुगल का मतलब गुलामी करने के बावजूद 70-75 साल में हम लोगों ने अपने आप को फिर से खड़ा करने का एक ताकत बना के रखे हैं, ये बात मानना पड़ेगा। मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि हाँ भाई दम है हमें, बट और ज़्यादा दम दिखाना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट वाइज आपको एक स्पेशल डेटा दिखाता हूँ आपको, मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारा बात किया, तो मैंने एक एग्रीकल्चर का डेटा मेरे पास था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बताता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर भी एक अपना बड़ा जगह लेता है, ठीक है। इंडिया टॉप 10 एग्रीकल्चरल स्टेट्स, सर भारत में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्पेशली जो सब्जी वगैरह बनता है ना, क्रॉप्स, उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे सर वेस्ट बंगाल है। सब्जी बनाने में स्पेशली वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 में है वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश आता है सेकंड में, कुछ चीज़ों में उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छा करता है, बट वेस्ट बंगाल कंपेरेटिवली उत्तर प्रदेश से छोटा है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा वेजिटेबल बनाते हैं। मैं आपको अभी लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन से वेजिटेबल्स में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है ऑल ओवर द इंडिया। तो ये टॉप 10 वेजिटेबल प्रोडक्शंस में है उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। अब आपके मन में एक सवाल चलेगा कि सर वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा एग्रीकल्चर क्यों है? सर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है इसके कारण। हाँ सर, एक्सटर्नल फैक्टर समझते हो, भगवान का दिया हुआ कुछ चीज़ें हैं। सर क्या है भगवान का दिया हुआ? मैं समझाता हूँ आपको। ये खेती देख रहे हो ना, ग्रीन लैंड, हाँ, ये वेस्ट बंगाल का ज़्यादातर जगह में आपको ऐसे ग्रीन लैंड दिखेगा, बिकॉज ये गैंजेस डेल्टा में बना हुआ है सर। ये वेस्ट बंगाल कहाँ बना हुआ है? गैंजेस डेल्टा में। इसके लिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर को समझना होगा। सर व्हाट इज एक्सटर्नल फैक्टर यार? ये वेस्ट बंगाल देख रहे हैं ना सर आपको, ये वेस्ट बंगाल का जो 50% से भी ज़्यादा एरिया बहुत सारा नदियों का दान है। स्पेशली जब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक साथ हुआ करता था, तब तो सर मैं क्या बताऊं, तब पूरा बांग्ला कहा जाता था। और बांग्ला का जो लैंड है ना, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन फर्टाइल लैंड के लिए जाना जाता था। मतलब इतना फर्टाइल, इतना उपजाऊ, इतना उर्वर, बंगाली में बोलते उर्वर, हिंदी में बोल देते उपजाऊ, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टाइल फर्टाइल, जिसका जमीन में कुछ भी उगा लो भाई बन जाएगा। उसके लिए बंगाल दुनिया में नंबर 1 हुआ करता था। लेकिन बांग्लादेश अलग हो जाने के बाद ये पार्ट हमसे अलग हो गया ना सर, पॉलिटिकल रीजन में, ठीक है। इसके बाद बंगाल थोड़ा सा खाली पड़ गया, लेकिन फिर भी जो पार्ट आज भी इंडिया के साथ है, वो पार्ट भी कुछ कम नहीं है। ये तो बांग्लादेश है, ठीक है, लेकिन दिस एरिया जिसमें आज का बंगाल, ठीक है, वेस्ट आज का जो इंडिया का बंगाल है, ये वाला है। दिस इज ऑल्सो
कुछ कम नहीं है ये भी। इसका पूरा का पूरा ये जो गंगा आ रहा है ना सर, बनारस होके, गया होके, ठीक है, ये मुर्शिदाबाद होके, इस तरह से कोलकाता होके, एक पार्ट इधर बांग्लादेश में घुस गया, एक पार्ट इधर, तो ये पूरा का पूरा गंजिस का दान है सर ये। और गंजिस के कारण, गंजिस का जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, शाखा, उपशाखा, जो भी बोलो आप, ब्रांच है, ब्रांच रिवर्स, पूरा बंगाल को ना एक उपजाऊ जमीन बना के रखा है, ठीक है। और इसकी रीजन है, ठीक है, चाहे आप नॉर्थ नॉर्थ बंगाल देख लो या फिर वेस्ट मतलब साउथ बंगाल, बंगाल का दो पार्ट है, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों पार्ट में वेजिटेबल्स का खेती बहुत अच्छा होता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा खेती होता है। बिहार में भी अच्छा होता है, बिहार में भी अच्छा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? बोलो सर। यस समझ सर। में आ रहा है ना कि किसी भी फील्ड में कोई बेहतर कैसे बनता है। तो वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब आपको मैं बताता हूँ। देखो, इतना सारा बात कर दी एग्रीकल्चर रिलेटेड, सर इंडस्ट्री के बारे में बात करता रहता हूँ, सर्विस के बारे में भी बात करता रहता हूँ। मैंने सोचा आज आपको इकोनॉमी ऑफ वेस्ट बंगाल का एक आइडिया दे दूँ, ठीक है। वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी देखा आपको, वैसे ही आपको मैं वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी देता हूँ। सर वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी इंडिया का सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सिक्स लार्जेस्ट जीडीपी रैंक में इंडिया के अंदर, ओके। इसका जीडीपी ग्रोथ एनुअली 8% करके है। पर कैपिटा यहाँ पर 1,15,348, जो एनुअल एवरेज से कम है सर। एनुअल एवरेज है 1,80,000, लेकिन पर कैपिटा है 1,15,000, मतलब हम लोग पर कैपिटा वाइज बहुत ही खराब स्थान में है सर, ठीक है। लेकिन रैंक वाइज सिक्स में है। सेक्टर वाइज 21% एग्रीकल्चर, 26% इंडस्ट्री, 53% सर्विसेज, मतलब इंडियन इकोनॉमी जैसा ही इसका भी हालत है। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे है 20% लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेस्ट बंगाल का मीडियम है। अनएम्प्लॉयमेंट है सर ऑलमोस्ट 4%, मतलब 100 लोगों में से 4 लोग कुछ भी नहीं करता, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका सेक्टर वाइज दिखाऊं, एग्रीकल्चर वाइज, ठीक है, एग्रीकल्चर में मेजर मेजर क्या चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं आप देख सकते हो। जूट, जूट जानते हो ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं या बंगाली में बोलते हैं पाट, पाट बोलते हैं सर, ठीक है। जूट 82%, भारत का 82% जूट यहीं पर बनता है। ऐसे देखने में होता है जूट का खेती, पहले बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता था, आजकल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जूट का यूज़ बहुत है सर, ठीक है। तो ये जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। पान पत्ता, बीटल, नहीं पान पत्ता नहीं, सॉरी सुपारी, ठीक है, बीटल लीफ नहीं सर, बीटल, सुपारी वगैरह में 75%, कॉलीफ्लावर 43%, स्वीट पोटैटो, ब्रिंजल, कैबेज, इनलैंड फिश, मतलब तालाब का मछली, ठीक है, नदी का नहीं, तालाब का मछली, या नदी नदी तालाब मिला के, समुंदर वाला छोड़ के। रेडिश, रेडिश जानते हो ना सर, वो बीट, जैक फ्रूट, टी, टी में 25%, पाइन एप्पल, ओकरा, ये मोस्ट प्रोबेबली भिंडी को बोलते हैं ना ओकरा, लीची, पोटैटो, ग्रास पी, मेस्ता, नार्कोटिक्स, सेसम, गुआभा। आप देख रहे हो ना सर, किसी भी चीज में 10% से नीचे तो नहीं है, ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें मतलब 20% से ऊपर। पूरा देश का 20% प्रोडक्शन यहीं से होता है। बाकी दाल वगैरह में थोड़ा पीछे है, 5%, स्ट्रॉ स्टॉक में 5.5%, किचन गार्डन में 5.5%, गार्लिक 6%, डंग 6%, रैपसीड एंड मस्टर्ड में 6.4, बनाना 7%, सीरियल में 7.8, जिंजर वगैरह में 8, मैंगो में 8.2। लेकिन हर एक चीज में पूरा देश का 5%, 10% चीजें, 20%, किसी किसी चीज में तो सर मोर देन 50% वेस्ट बंगाल खुद बना लेते हैं। मतलब ये भगवान का दिया हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं तो और क्या है? क्या बोलोगे, बोलो। हाँ सर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही तो है जो इतना डेवलप किया। इंडस्ट्री वाइज इतना अच्छा नहीं कर पाया अभी तक। ऐसे एक जमाने में बहुत अच्छा था वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्री, बट करेंट डेट में वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्री लेवल इज नॉट वेरी गुड। बट रिसेंटली एक जगह बना है सर, खड़गपुर रीजन, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्री में काफी डेवलपमेंट रिसेंट हुआ है, ठीक है। 22-25% ऑफ इंडिया टैनिंग एक्टिविटी, चमड़ा का कारोबार में वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करता है। जो चमड़ा रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उसमें 22-25% चमड़ा का प्रोडक्ट सर, चामड़ा या टैनिंग एक्टिविटी बोलते हैं, जो कोलकाता में होता है। बाकी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर अच्छा सा थोड़ा बहुत कर लेता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मतलब इंडस्ट्री वाइज नॉट वेरी गुड सर, ठीक है। मतलब ऐसे तो 10,000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज है वेस्ट बंगाल में।
लेकिन प्रॉपर ऑपरेट अभी भी प्रॉपरली नहीं होता। ऐसे मिनरल रिच है कुछ कुछ एरिया, हल्दिया पोर्ट भी है, बट ओवरऑल बाकी स्टेट्स के साथ देखा जाए तो अभी इंडस्ट्री थोड़ा सा पीछे ही है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो इंडिया वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम के कारण यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो भी कुछ प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप चाहो तो वेस्ट बंगाल का थोड़ा केस लॉस मतलब केस स्टडीज करो जरूर। ठीक है, स्पेशली मैं अर्पिता को बोलूंगा, सोमोनीता सभी को बोलूंगा। आप एक स्टेट के बारे में जानोगे तो आपको किसी और स्टेट्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगा, क्योंकि कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए भी मैंने एक लिस्ट यहाँ पर रखा। ठीक है, इट्स अ लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय जीडीपी। ठीक है, मतलब कौन सा स्टेट का जीडीपी कितना अच्छा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये देखो सर, जैसे मैं आपको इंडिया दिखाया, वेस्ट बंगाल को स्पेशली थोड़ा सा दिखाया। ठीक है, अभी मैं आपको हर एक स्टेट का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इंडिया में जीडीपी वाइज जो डेटा है उसमें कौन सा स्टेट का क्या सिचुएशन है और कौन सा स्टेट का लोग कितना कमा लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कॉन्सेप्ट, आपको बड़ा मजा आएगा ये स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपको ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना सर? ये सब दिखाने के पीछे मेरा क्या पर्पस है? पर्पस ये है, एक तो जनरल नॉलेज, दूसरा इकोनॉमिकल नॉलेज, तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा जो रीजन है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर है तो इकोनॉमी प्रॉपर है। जहां बिजनेस एनवायरनमेंट में गड़बड़ वहां इकोनॉमी खराब, मतलब या तो डिक्रीज या तो डिग्रेड होता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूं, महाराष्ट्र इंडिया में टॉप करता है सर, जीडीपी वाइज टॉप करता है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। ये रहा महाराष्ट्र का इकोनॉमी, जिसका जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है। ऐसे नॉमिनल और रियल में क्या फर्क होता है मैं आपको जीडीपी के क्लास में बताऊंगा। ठीक है, एक पूरा जीडीपी या नेशनल के ऊपर एक क्लास कराऊंगा आप लोगों को, उसमें मैं बताऊंगा। बाकी अभी आप इतना समझ लो कि जीडीपी वाइज सबसे बेहतरीन इंडिया में अभी महाराष्ट्र करता है, जिसमें 32 लाख करोड़ का इनकम करता है जीडीपी वाइज। ठीक है, ये 2021 का डेटा है, जो अगर किसी कंट्री के साथ कनेक्ट किया जाए एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्जेंटीना के इनकम के समान है सर। मतलब अर्जेंटीना एक कंट्री के हिसाब से जितना करता है अपना महाराष्ट्र उतना कर लेता है। तमिलनाडु 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी है, सेकंड पोजीशन पे आते हैं। फिनलैंड जो कंट्री है उसके समान कमा लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 17 लाख करोड़ कमाता है, जीडीपी है इसका। ठीक है, न्यूजीलैंड के समान कमा लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड एक बहुत ही बेहतरीन और डेवलप नेशन है। बट सर क्या है ना, इनका पॉपुलेशन इतना कम है, हार्डली 2-3 करोड़ लोग रहते हैं, और यूपी में 22-24 करोड़ लोग रहते हैं। अब इतना कमा के भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना कि हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ रहता नहीं है। और न्यूजीलैंड इतना कमा के अपने 2 करोड़ लोगों के बीच में आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सब एकदम रिच बन रहा है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंडिया जैसे कंट्री को और कमाना पड़ेगा, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन हाई है। आप किसी को मार तो नहीं सकते फिर मर जाओ। ठीक है, जो भी रीजन हो, पॉपुलेशन के पीछे बहुत सारा रीजन है, बट अभी पॉपुलेशन को दोष देके फायदा नहीं है। दोष अगर किसी चीज को देना है कि हमें 17 लाख करोड़ से नहीं होगा, हमें इसको कम से कम 50 लाख करोड़ बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा हो जाएगा। कैसे होगा सर? इतना माथा है, इसके पास तो 2 करोड़ लोग ही हैं, हार्डली 2-3 करोड़। तो ये 2-3 करोड़ दिमाग लगाते हैं, हम 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, हम 22 करोड़ दिमाग लगाएंगे। 22 करोड़ दिमाग अगर जुड़ जाए तो कुछ तो अच्छा बनेगा। बस क्योस नहीं करना है, दंगा हंगामा नहीं करना है। ठीक है, सही चीज पे ध्यान लगा के काम करना है, शांति रख के इकोनॉमी को डेवलप करना है, बिजनेस माइंड क्रिएट करना है, चोरा चक्कागिरी नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रॉब्लम है सर, ये चोरी छिनताई का प्रॉब्लम आजकल थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, डुप्लीकेसी, ठीक है, चोरी छिनताई के मार्केट में उत्तर प्रदेश बहुत जगह बना लिया था, कम कर रहा है अभी, आजकल बहुत डेवलप हो रहा है सर उत्तर प्रदेश। मतलब देखेगा नहीं अभी डेवलपमेंट, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि करप्शन कम हो रहा है, इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ। कि पहले का यूपी का, स्पेशली ईस्टर्न यूपी का हालत इतना खराब था सर कि मतलब दिन दहाड़े लोग निकल नहीं पाता था। ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार दोनों का प्रॉब्लम है, लेकिन यूपी काफ़ी उस हिसाब से बाहर निकल के आया है रिसेंट ट्रेंड में। क्रेडिट तो ऑब्वियसली योगी जी को देना चाहिए, जितना हो रहा है। मुझे काफ़ी सारे लोगों से मेरा बात होता है, पहले से बेहतर हो रहा है, एटलीस्ट सोशल स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। सोशल स्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब लोग जो डुप्लीकेसी करता था वो सब चीज़ें बंद हो रहा है। ठीक है सर, डिफरेंट इशू। नहीं तो आप बोलोगे सर सोशल क्लास चल रहा है, जीडीपी पे ध्यान देते हैं सर।
17 लाख करोड़ इसका यूपी का, गुजरात का 16 लाख करोड़ सर, कर्नाटका का भी 16 लाख करोड़, जो पेरू के साथ है। पेरू कहाँ है सर? ये साउथ अमेरिका का एक नेशन है, साउथ अमेरिका का नेशन है, ये सब नेशंस है। चलो भाई दिखा देते हैं। साउथ अमेरिका जानते हो ना सर? ये है साउथ अमेरिका, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? यस सर। ये है पेरू, ठीक है, ये है अर्जेंटीना, ठीक है। तो मैं आपको अर्जेंटीना, पेरू और न्यूजीलैंड तो आप लोग जानते ही हो। न्यूजीलैंड बहुत ही डेवलप नेशन है सर, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। ये रहा न्यूजीलैंड। कंपैरिजन में मतलब इनके जैसा इनकम हम भी कर लेते हैं, बट हमारा थोड़ा और इशू है सर, जिसके कारण हम इनकम करके भी गरीब हो जाते हैं, मतलब उतना कमा नहीं पाते। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उपाय भी बताऊंगा आपको अभी, जस्ट वेट एंड वॉच। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं उसको, जस्ट वेट करो सर। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैं इसको सोल्यूशंस भी बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक बार फिर से देखते हैं इंडियन जीडीपी को। राजस्थान, अच्छा वेस्ट बंगाल 0.6 पोजीशन में है, 13 लाख करोड़ कमा लेते हैं सर, ठीक है, 13 लाख करोड़ कमा लेते हैं। बट वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा कम क्यों जानते हो? बिकॉज इसका पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है सर, 10 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर। सर ऐसा क्यों? सर उसके पीछे ना वो कुछ बॉर्डर इश्यूज है, ठीक है। ये बांग्लादेश से काफ़ी सारा लोग इधर उधर आ गए हैं, एक तो 71 के टाइम पे आया था, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है सर, ठीक है। तो ठीक है, अभी वो मुद्दे पे नहीं चलते, पॉलिटिक्स हो जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी कजाकिस्तान के इकोनॉमी के समान है। सर कजाकिस्तान कहाँ है? सर कजाकिस्तान भी एक बड़ा कंट्री है, जो आपको आ जाएगा एशिया में, सेंट्रल एशिया में। ये रशिया के नीचे है, ये है कजाकिस्तान, काफ़ी बड़ा कंट्री है सर। कजाकिस्तान का इकोनॉमी और वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में आ जाता है सर। सर क्या बात करते हो सर? हाँ सर, बात नहीं कर रहे हैं, आपको जेन्युइन फैक्ट बता रहे हैं कि हम लोग कुछ कम नहीं है। बस थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग चाहिए, थोड़ा मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी 10 लाख करोड़ के आसपास, राजस्थान भी 10 लाख करोड़ के आसपास कमा लेते हैं, ठीक है। केरला छोटा स्टेट्स है, 9 लाख करोड़ कमा लेते हैं। तेलंगाना भी 9 लाख करोड़ कमा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश ना बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। मतलब ये अगला 5 साल में बंगाल वगैरह को छोड़ के निकल जाएगा, इतना ग्रोथ है इन लोगों का। सर इस तरह से दिल्ली, हरियाणा, बिहार, सर बिहार भी कुछ कम नहीं है। इंडिया का 14th हाईएस्ट इकोनॉमी बिहार के पास है अभी, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत है, जितना है उतना कर नहीं पाता। 7-7.5 लाख करोड़ का इकोनॉमी है इनका, जीडीपी है, केनिया के इकोनॉमी के समान है सर इसका इकोनॉमी, केनिया की इकोनॉमी के समान है। 100 बिलियन का इकोनॉमी है बिहार का, ठीक है। पंजाब उसके नीचे छोटा है स्टेट्स, फिर भी अच्छा खासा देता है, ठीक है। म्यांमार के इकोनॉमी के समान है, उड़ीसा, असम, ठीक है। सबसे नीचे है अंडमान, अंडमान नीचे तो होगा ही, छोटा सा आइलैंड है, फिर भी 0.088 लाख करोड़ कमाते हैं, जो किसी कोमोरोस के बोल के कोई कंट्री है उसके समान है। या फिर अरुणाचल प्रदेश भी थोड़ा कम है, वो भी छोटा सा कंट्री स्टेट्स है, ठीक है, पहाड़ी स्टेट्स है, हिल एरिया है, ठीक है। मणिपुर 0.318 लाख करोड़, ये मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, इनका पोटेंशियलिटी बहुत है, इनको थोड़ा ठीक करना होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा ना अभी बहुत खाली है, इसको ठीक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट वाइज भी आप देख रहे हो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, या पॉपुलेशन के हिसाब से, या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रीजन के हिसाब से, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या पोटेंशियलिटी है सर। आप लोग स्विट्जरलैंड के नाम तो सुने होंगे, क्या रे? स्विट्जरलैंड का यस नाम सर। सुने हो ना? आपको क्या यस लगता है, सर। स्विट्जरलैंड ज्यादा सुंदर कि कश्मीर ज्यादा सुंदर? सर बात मानो मेरा, गारंटी देता हूं आपको कि दुनिया में कश्मीर जैसा सुंदर जगह है नहीं। सर क्या बात करते हो सर? अगर साइज वाइज भी मैं बात करूं, अभी थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, ये लद्दाख का पार्ट बन गया है और ये आपका कश्मीर का पार्ट है। ये हमारा करेंट कश्मीर है, लेकिन पुराना कश्मीर के हिसाब से लद्दाख और दोनों एक साथ था। लेकिन ये पूरा ही अगर आप देखो तो पूरा ही हिमालय है,
ठीक है, एकदम टॉप हिमालयन रीजन, ये हमारा हिमालय है, ठीक है, हमारा कश्मीर रीजन है। लद्दाख को लेके ही बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल है ना ये हमारा कश्मीर। बस पॉलिटिकल ये पाकिस्तान के चक्कर में ना, मतलब ये लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है, इसके चक्कर में हम लोग ना आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाए ठीक ठाक से। आपको मैं लेके चल रहा हूँ सर स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ गया स्विट्जरलैंड, दिखाई दिया क्या? यहीं पर होगा, दिखे तो मुझे बताना। सर नीचे, जर्मनी के नीचे। जर्मनी के नीचे ये सर देखो आधा यूरोप घुस जाएगा, आधा यूरोप घुस जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। इतना बड़ा है और ब्यूटीफुल तो है ही। लद्दाख का ब्यूटी अलग, जम्मू कश्मीर रीजन का ब्यूटी अलग, उसमें पाकिस्तान आधा हड़प के रखा है जबरदस्ती। हम लोग चुपचाप इसलिए हैं क्योंकि मारपीट करेंगे तो मर जाएगा सब, वो भी मरेगा हम भी मरेंगे, बट वो ज्यादा मरेगा। और अभी दुनिया में हम लोग मारपीट करने में ना जाना नहीं जाते, चाहे तो मार सकते हैं, बट मारपीट के लिए भारत जाना नहीं जाता। तो जो भी हो, अगर ओरिजिनल कश्मीर मिल जाए, मतलब एक्चुअली ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये लेके रखा है पाकिस्तान, और ये वाला जो कान है ये लेके रखा है चाइना। बाकी इंडिया का तो भी स्विट्जरलैंड से बड़ा है, तो भी स्विट्जरलैंड से बड़ा है। ऊपर से खेती भी क्या मजा का होता है। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, सोचते हैं कि भाई स्विट्जरलैंड घूम के आया, अरे भाई अपना कश्मीर घूमने के लिए ना दुनिया पागल है। लेकिन क्या है ना, इतना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इतना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि कश्मीर में वो उस लेवल में बन नहीं पाया आज तक टूरिज्म इंडस्ट्री। बस भगवान को इतना बोलो, प्रे करो कि ये कश्मीर मुद्दा सॉल्व हो जाए, पाकिस्तान को शिक्षा मिल जाए, ठीक है, पाकिस्तान को शिक्षा मिल जाए। कश्यप ऋषि का एरिया है सर, कश्यप ऋषि जानते हो कश्मीर नाम किस लिए है? कश्यप बोल के एक बहुत ही फेमस ऋषि हुआ करता था, जिनका वंशज आज भी भटक रहा है दुनिया भर में। मतलब बेसिकली उनको भगाया गया कश्मीर से मार पीट के, वो अलग कॉन्सेप्ट है, कभी बात करूंगा आप लोगों से। मतलब ये पाकिस्तान का पूरा बना हुआ एक साजिश है, ठीक है, जो भड़काया कश्मीर के लोगों को। और प्रॉब्लम ये है कि कश्यप ऋषि के नाम से ये जगह का नाम कश्मीर है, ठीक है। और ये कश्मीर इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री बन जाए ना, मतलब ये स्विट्जरलैंड का इकोनॉमी क्या है सर, चुटकी में हरा देंगे, चुटकी में। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। बस दुनिया ना चाहता नहीं है, दुनिया चाहता नहीं है कि हम आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि तो फिर उनका गोला बारूद बिकना बंद हो जाएगा। बस यही है कि भारत को एक होना पड़ेगा, भारत को एक होना पड़ेगा, हमें अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कश्मीर का टूरिज्म इंडस्ट्री खोल जाए ना प्रॉपरली, दुनिया भर का लोग कश्मीर में अगर थोड़ा सा घूमने आ जाए ना सर, मतलब क्या बताऊं आपको, स्विट्जरलैंड तो सर कोई जाएगा नहीं, बंद कर देगा। बोले स्विट्जरलैंड बहुत देख लिया, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर, तो ग्रीन भी है बर्फ भी है। तब आपको, और सबसे बड़ा बात, इतना ऊंचा पहाड़ी तो वहां पर है नहीं। जो ऊंचा पहाड़ी यहाँ पर है ना, वो ऊंचा पहाड़ी नहीं है, ये हिमालय है सर। 8000 है, हिमालय जैसा ऊंचाई तो दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे ऊंचा एरिया है सर हिमालय, ठीक है। तो ये हिमालय से बड़ा कौन है? अब क्या बोले सर, भगवान का दिया हुआ भारत के पास क्या नहीं है। बस क्या है ना, दुनिया भी नहीं चाहते और भारत अपने बीच में ना थोड़ा लड़ते रहते हैं। लेकिन सर क्या पोटेंशियलिटी है सर, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो सर। ये बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमी का नॉलेज इसीलिए आपको साथ में शेयर करता हूँ, इंस्टीट्यूट आपको इसलिए पढ़ाते हैं, और मैं थोड़ा उसको इलाबोरेट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग घर में जब पढ़ो ना, आप समझा करो कि क्यों पढ़ते हो आप, क्यों सब आपको पढ़ाया जाता है। जीके क्या है? यही जनरल नॉलेज है ना, यही जनरल नॉलेज है। खुद खुद और थोड़ा सा मशक्कत करो, जनरल नॉलेज और बेहतर करो, आप देखना जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी का नॉलेज भी बढ़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का रीजन भी पता चलेगा। तो ये सब डेटा मैं आपको शेयर कर लूंगा, आप लोग प्लीज़ घर में बैठे बैठे सोचना, ठीक है, पढ़ना, और ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, मतलब अच्छा लग रहा होगा ये सब जान के। मन के अंदर कुछ तो होता, मेरे मेरे को तो बहुत होता है बोलते हुए, आई होप आप लोगों के अंदर भी होता होगा। तो सर अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी हम लोग कुछ करके दिखा रहे हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी हम गरीब क्यों बन जा रहे हैं सर? सर गरीबी इसलिए है, दो तीन प्रॉब्लम है। तो जैसे कि गरीबी का प्रॉब्लम है, इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रेशर तो है, बट फर्दर और पॉपुलेशन को ग्रोथ नहीं करने देना है। मतलब पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, अब उसको कंट्रोल करना है। तीसरी बात, एजुकेशन में इनोवेशन लाना है।
जितना कमाते हैं डबल कमाना पड़ेगा, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा इनकम चाहिए ना, तो उनका फैमिली मेम्बर्स कम है, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं है। न्यूजीलैंड यूपी जैसा कमाते हैं, बट यूपी को 24 करोड़ लोगों को देखना पड़ता है। न्यूजीलैंड उतना ही कमाते हैं, बट उनको हार्डली 3-4 करोड़ लोगों को देखना पड़ता है। तो इनका फैमिली मेंबर्स कम है, यूपी का फैमिली मेंबर्स ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल भी कुछ कम नहीं कमाते, लेकिन इनको 10 करोड़ पॉपुलेशन को मतलब हैंडल करना पड़ता है। तो सर ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपना अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस के ऊपर ध्यान देना होगा, और इसको बोलते हैं सर स्वॉट एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्वॉट एनालिसिस। एस फॉर स्वॉट, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, कंपनी वाइज, चाहे जो भी हो, आज मैं आपके साथ सारा का सारा चर्चा किया। कंपनी वाइज बात किया, स्टेट वाइज बात किया, इंडिया वाइज बात किया। अगर आप कंपनी को ठीक करना चाहते हो तो भी काम में आएगा, अगर आप कंट्री को ठीक करना चाहते हो तो भी काम में आएगा, अगर आप स्टेट को ठीक करना चाहते हो तो भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट की ये जो लेक्चर्स है इसको समझ सकते हो। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हो, मतलब स्ट्रेंथ क्या है? जैसे हम मेहनती हैं, हमारे पास भगवान का दिया हुआ हिमालय है, गंगा है, सिंधु है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। ठीक है, यूएस जैसा नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए भारत का यूथ पागल होते हैं। माँ बाप भी ऐसे बोलते हैं कि वो तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ऐसे करके चिल्लाते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स कोई खास जगह है। अरे कुछ खास नहीं है, 6 महीना खेती नहीं होता, 6 मंथ्स साल में ये लोग खेती नहीं कर पाता। कंट्री तो बड़ा है, बट इसका सारे के सारे एरिया में एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। हमसे डबल है, इंडिया से भी डबल साइज में है, लेकिन 6 मंथ्स एग्रीकल्चर नहीं कर पाता। भारत में ऐसा कोई मौसम नहीं है जिस मौसम में हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और क्या चाहिए आपको? हर एक कंट्री अपने अपने जगह में खास है, बट भारत का खासियत समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी तो दुनिया भर में सारा का सारा लोग इंडिया को अटैक करने आया था, हम किसी को अटैक करने नहीं गए, चाहते तो कर सकते थे। पॉइंट क्या है सर? पॉइंट इज वेरी सिंपल। पॉइंट इतना सिंपल है कि जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको काम पे लगाओ। जैसे इंडियन माइंड, आज अगर आप देखो कि दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनीज का जो लीडर है, सीईओ है, वो इंडियंस है। क्यों? कुछ तो बात है। गूगल को देखो, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट को देखो, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? ग्लोबल लीडर सत्या नदेल्ला। आप ट्विटर को देखो, रिसेंटली हुआ है, कौन है सर ट्विटर का? पराग अग्रवाल। ये सब हाल फिलहाल में हुआ है। तो दुनिया के टॉप टॉप कंपनीज इंडियंस को अपनी कंपनी का हेड बना के रखा है। क्यों? कुछ तो खासियत है हमारा, कुछ तो स्पेशल जानते हैं। तो बस उसी नॉलेज को डेवलप करना है। और ये सिर्फ एक दो सत्या नदेला या सुंदर पिचाई के अंदर नहीं, ये 135 करोड़ इंडियंस के अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये पूरा चीज हो जाए ना सर, हम बना देंगे वो भारत जिसको गोल्डन चिड़िया कहा जाता था। क्यों? प्रूफ फिर से हो जाएगा। तो वी नीड टू वर्क इन आवर स्ट्रेंथ। हमारा जो वीकनेस है उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। जैसे हमारे जो बीच में जो भेदभाव का राजनीति जो चलता है, ठीक है, भेदभाव, मारपीट, ठीक है, जाति भेद, ठीक है, एक दूसरे से जलना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को छोड़ देते हैं 2 मिनट, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम मसला कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम है तो अपने बीच में ना, ये रिच और पोर के बीच में प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम जैसे बंगाली मारवाड़ी में प्रॉब्लम है, मारवाड़ी पंजाबी में प्रॉब्लम है, मारवाड़ी हरियाणी में प्रॉब्लम है, ठीक है, साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दूर करना है। ठीक है, कोई कौन माछ खाता है, कौन मच्छी खाता है, कौन भेज खाता है, ये सबसे ऊपर उठना है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज को आगे जगह देना है। ठीक है, मानवता के ऊपर कुछ नहीं होता। हमारा वीकनेस है, हम एक दूसरे से जलते हैं, हम एक दूसरे से सीखते नहीं है। बंगालीज अगर कोई मतलब कुछ मतलब बंगालीज में कैसे मैं देखा हूँ, अरे वो लोग नॉन बंगाली हैं, उनका छोड़ो, उनका अलग है, ये सब मतलब बेकार का कल्चर है। बंगाली नॉन बंगाली करके पागल हो रहे लोग। ठीक है, बिहारी है, यूपी वाले हैं, अरे इस तरह का प्रॉब्लम में हमारा क्या हो रहा है ना, हम लोग ओरिजिनल चीज पे फोकस नहीं कर पाते और बात आगे नहीं बढ़ता।
तो हमारा जो भी मिनिमम मतलब वीकनेस है उसको हटाओ, नॉलेज बहुत है हमारा। और सबसे बड़ा जो वीकनेस है ना, हम लोग इंडियननेस को भूल रहे हैं आजकल। दूसरे को कॉपी करके देश में कुछ नहीं कर सकते, हमें पुराना भारतीयत्व तो चाहिए, जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा चीज। ठीक है, चाहे आप इंडियन योगा बोलो, इंडियन आयुर्वेद बोलो, दुनिया को बेचो सर। ये हम ऑलरेडी बेचना चालू हो गया है, दुनिया भी मानना चालू कर दिया। लेकिन अब सबसे पहले भारतीय को समझना पड़ेगा कि भारत में क्या है। अगर आप अपनी चीजों पे भरोसा भरोसा करोगे, बिलीव करोगे, तो आप अपने प्रोडक्ट दुनिया को भी बेच पाओगे और उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये वीकनेस है हमारा, उसको सुधारना है। मिनिमाइजिंग इंपैक्ट ऑफ वीकनेस। अपॉर्चुनिटी, कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब दीवार में खड़ा है सर। जैसे इंडिया आज अपने देश में मेक इन इंडिया कर रहा है, मोदी जी बहुत नारा भी लगा है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा सर, इंडिया ने फिलीपींस को मिसाइल बेचा, देखा आप लोगों ने, पहली बार कितना वैल्यूएबल मिसाइल बेच पाए हम लोगों ने। मतलब दुनिया तो मारपीट कर रहा है ना। अब भारत क्या था, मारपीट में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन भारत देख रहे हैं कि अगर हम लोग इस फील्ड में नहीं रहेंगे तो हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा है ना भारत का, वो बस दुनिया भर से लोगों मतलब कंट्री से खरीदते खरीदते, कभी रशिया से खरीदो, कभी अमेरिका से खरीदो, फिर उनका चमचागिरी करो, इनका चमचागिरी करो, ऐसे करते करते हमारा सारा पैसा खर्चा हो रहा था। तो भारत ने एक बहुत अच्छा प्लान किया कि भारत अपना जो औजार है, जो शस्त्र है, अस्त्र है, ये खुद बनाएगा और बना के दूसरे कंट्रीज को भी बेचेगा, क्योंकि इंडियन माइंड बहुत अच्छा है। इसलिए मेक इन इंडिया। चाइना से ऊपर डिपेंडेंसी हटाना होगा। चाइनीज प्रोडक्ट बैन तो नहीं कर सकते, बैन करने से इंटरनेशनल रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करना है सर, हम लोग इंडिया में बनाना चालू कर दे तो ऑटोमेटिक चाइनीज प्रोडक्ट बेचना कम हो जाएगा। मेक इन इंडिया, अपना अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाना चाहिए। 135 करोड़ लोग हैं, उनको वर्किंग फील्ड में स्किल देना चाहिए। ऐसे एजुकेशन बनाना चाहिए जिस एजुकेशन लोगों को कुछ सिखाते हैं, ना कि सिर्फ डिग्री देता है। डिग्री देगा स्किल के बेसिस पे, क्लास में पास के बेसिस में नहीं कि भाई इसने ग्रेजुएट कर लिया, इसने मास्टर कर लिया, इसने पीएचडी कर लिया। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होना चाहिए स्किल के बेसिस पे। इसको फोन बनाना आता है, उसको मोबाइल लैपटॉप बनाना आता है, इसको इकोनॉमिक्स समझ में आता है, इसको इकोनॉमिक्स का सब बिजनेस डेवलप करना आता है, इसको वेबसाइट बनाना आता है, इसको आईटी स्किल्स आता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, वो खेती कर सकता है, वो एप्पल उगा सकता है, ये चाय बना सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल हो सकता है सर। स्किल के बेसिस पे डिग्री होना चाहिए। क्या मैंने गलत बोला सर? बोलो। डिग्री नो सर। क्लास के बेसिस पे होना ही नहीं चाहिए। हम 5 से 6 में उठ गए, 6 से 7 में उठ गए, कॉलेज पास कर लिए, लेकिन कुछ नहीं जानते, बाबा जी का टुल्लू। हाँ, क्या फर्क पड़ता है ऐसे एजुकेशन का? स्किल बेस्ड, चाइना ने करके दिखाया, जापान ने करके दिखाया, स्किल बेस्ड एजुकेशन। इफ यू नो समथिंग देन यू विल गेट अ डिग्री। क्या पता है आपको, बताओ। मोबाइल बना सकते हो, डिवाइस बना सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, वेब डिजाइन कर सकते हो, अकाउंट सॉल्व कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी का लीगल एडवाइजर बन सकते हो, कंपनी बिल्डअप का एडवाइजरी कर सकते हो। लॉ का नॉलेज है आपको, कुछ तो पता होना चाहिए। नॉलेज है तो डिग्री मिलेगा, नॉलेज नहीं है डिग्री नहीं मिलेगा। सिर्फ क्लास बाय क्लास पास, ये जो पॉलिटिक्स करता है ना लोगों को पास करा के, ये खत्म कर रहा है इकोनॉमी को। लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास हुआ है। हाँ, माँ बाप को क्या लग रहा है, बच्चे को फर्स्ट क्लास मिल गया। अरे क्या फर्स्ट क्लास, क्या करेगा ऐसे फर्स्ट क्लास का? अच्छा ठीक है भाई, बेटी का शादी कराना है रिजल्ट दिखा के, अलग बात है, अब उसमें मैं क्या बोलूँ। हाँ, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब आजकल बेटी लोगों को पढ़ाया जाता है ताकि अच्छा घर में शादी दिला सके, है ना। बेटी को एमबीए करा रहे हैं ताकि अच्छा घर में शादी दिला सके। अरे भाई ऐसा ऐसा शादी नहीं होता। बेटी की डिग्री से शादी का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ गया, मेरे को समझ में नहीं आता। बेटी की एमबीए से शादी का क्या है? अरे भाई बेटी एमबीए करेगा तो बेटी अपने पैरों में कुछ करेगा, शादी उसको जिससे मन करे करेगा। अगर उसको समझ में नहीं आता तो माँ बाप जिससे देगा उसके साथ करेगा। लेकिन डिग्री के साथ शादी का क्या रिलेशन? बट लोगों के दिमाग में क्या सब फालतू का चीज बस गया है। नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करो। फैशनेबल, जैसे टेलरिंग का काम पहले सिखाया जाता था, आज टेलरिंग का जो फैशन डिजाइनिंग है सर, टेलरिंग मतलब टेलरिंग नहीं, फैशन डिजाइनिंग है। इफ यू हैव अ फैशन नॉलेज, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। डिग्री कोई कॉलेज नहीं है, डिग्री कोई स्कूल नहीं है। गलत सोच है। चाइना जापान इसलिए आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। इसलिए हमें चाइना और जापान से चीजें खरीदना पड़ता है, हम उनको बेच नहीं पाते। ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। ये वीकनेस है हमारा।
और अपॉर्चुनिटी भी है। ये वीकनेस भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है, तभी जाके हम अपना थ्रेट को कम कर सकते हैं। थ्रेट क्या है? आज चाइना से ही चीजें खरीदते हैं, चाइना को ही पैसा देते हैं और चाइना ही हमारे पीछे बम्बू करता है। हाँ सर, प्रॉब्लम सोचो, चाइना से ही चीजें खरीदते हैं, पैसा हम चाइना को ही देते हैं, उसको रिच बना रहे हैं और चाइना ही हमारे पीछे बम्बू करके रखा है। जानते हो ना चाइना किस तरह का बम्बू करता है? हाँ, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, हाँ ये देखो पैंगोंग सो लेक में, यहाँ पर दंग करके रखा है, यहाँ पर इस एरिया में प्रॉब्लम करके रखा है, इतना आर्मी भेज के रखा है, हमें भी आर्मी देना पड़ा, चुसुल, ये चुसुल वगैरह एरिया में, ठीक है। यहाँ पर आर्मी बेस बना के हमें बचाना पड़ रहा है हमारा टेरिटोरी को, क्योंकि ऑलरेडी एक कान खा के रखा है। अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट 16 शहर का नाम, गांव का नाम बदल के रख दिया चाइनीज नाम पे। अरुणाचल पे 16-17 चाइनीज गांव का नाम बदल के रख दिया, क्या बताऊं आपको, ताकि लोगों के मन में खेल खेल रहा है वो चाइना है, वो चाइना है, ऐसा करके। ऐसे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट हमेशा से है, और अगर किसी भी जगह में प्रॉब्लम है तो वो लद्दाख इसके साथ कनेक्टेड है, तिब्बत के साथ कनेक्टेड है। तिब्बत इसका नहीं है, तिब्बत चाइना ने हड़प के रखा है, तिब्बत दलाई लामा का है। अब उसी से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है हमें, दुख की बात यही है, और उसी को पैसा देते हैं, वो बड़ा बनता है और हमारे पीछे ही बैम्बू करता है। अगर हम भारत में बनाना चालू कर दें तो हमारा थ्रेट को भी कम कर दे ना। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है जो भारत को प्रॉब्लम करे, लेकिन पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ता है वो चाइना से हेल्प लेता है। चाइना से हेल्प लेके पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करता है, मतलब वो उससे पैसा लेके उधार लेते हैं, फिर उस पैसे से आतंकवादियों को फंड करते हैं, फिर आतंकवादियों को फंड करके कभी मुंबई में अटैक करता है, कभी यूपी में अटैक करता है, कभी लखनऊ में अटैक करता है, कभी दिल्ली में अटैक करता है, कभी बेंगलोर में अटैक करता है। मतलब हमारा थ्रेट हम खुद ही बन जा रहे हैं। बस जो हमारा थ्रेट है उनको पैसा देना बंद कर दो, उनका प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दो। लेकिन ऐसे तो बंद नहीं कर सकते, चीजें तो लोगों को यूजफुल हो गया, तो क्या कर सकते हैं, इंडिया में वैसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, वैसा मोबाइल बनाना पड़ेगा, वैसा टेक्नोलॉजिकल चीजें बनाना पड़ेगा, वैसा लैपटॉप बनाना पड़ेगा। हम बनाएंगे हमारे देश में, हमारे माइंड से। ये चीज जिस दिन बदल जाएगा ना, चाइना ऐसे कुछ चीजें ले लेंगे, क्या है, हम भी बेच देंगे दूसरे को। आज ले म्यांमार को बेच रहे हैं, फिलीपींस को बेच रहे हैं, हाँ सर बेच रहे हैं ना, इंडोनेशिया को दे रहे हैं। हमारा पैसा होगा, हम भी इकोनॉमिकली डेवलप रहेंगे, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जबरदस्त रहेगा। इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। इस तरह से माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है। समझ रहे हो ना सर? स्ट्रेंथ वीकनेस यस माइक्रो सर। में आता है और अपॉर्चुनिटी थ्रेट मैक्रो में आता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस माइक्रो फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। और मैक्रो मतलब आपका अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जैसे कि फैक्टर डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द बिजनेस। ये सभी चीजें बिजनेस को इफेक्ट करता है। इस तरह से आप किसी भी बिजनेस को, किसी स्टेट को, किसी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का डिस्कशन क्या था सर? फिर सर आज का डिस्कशन था स्वॉट एनालिसिस क्या है। आज का डिस्कशन ये था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है। पढ़ोगे ना सर घर में? हाँ, आज का डिस्कशन था इंडियन इकोनॉमी क्या है, बंगाल का इकोनॉमी क्या है। क्या रे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बोलो। यस यस सर। यस सर। प्लीज़ पढ़िए सर, अच्छे से पढ़िए। फिर मैं क्वेश्चन आंसर शेयर करता हूँ आप लोगों से, उसको सॉल्व कीजिए। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का देके रखा, प्लीज़ मुझे सॉल्व करके जैसे जितना होता है सॉल्व करके भेजिए। मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करूँगा, आप चेक करके मुझे बताइएगा कि कितना मार्क्स आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से नॉलेज लेते जाइए और टेस्ट देते जाइए, नॉलेज लेते जाइए और टेस्ट देते जाइए, खुद को डेवलप करते जाइए, ठीक है। आप लोग बन जाओगे सर, चार्टर्ड सीए जो बनना चाहते हो सब बन जाओगे, लेकिन जैसे बोल रहा हूँ उसे पढ़ते जाओ और नॉलेज को एनहांस करते जाओ, ठीक है। ओके सर, इतना ही है फिर आज, टाटा फिर, ओके सर, बाय सर। बाय सर।